अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा जी, सी फैक्ट्री एसपीएम से पोस्ट रिजल्ट सेशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ सर अरीफ मौजूद हैं। सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेट होना पड़ा। एस पी एम सी फैप थ्री, ठीक है जी, पोस्ट रिजल्ट सेशन चल रहा है। दिसंबर 23 का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ चुका है जी। और अब हम जो है वो जून 24 अटेम्प्ट के लिए जो है वो बात करेंगे। अ, जैसा कि आपने देखा, पिछली अटेम्प्ट्स में भी एसपीएम का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, मगर ये अटेम्प्ट जो है मुझे निस्बतन ऐसा लगा कि एसपीएम का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर रहा। ठीक है, बट यस, जिस तरह हमारी जो सीए की क्वालिफिकेशन है, जिसमें बाकी पेपर में भी ऐसा होता है और एसपीएम में भी ऐसा हुआ कि हर बच्चा नहीं पास कर पाता। जो मेजोरिटी देखी जाती है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अनसक्सेसफुली पास नहीं कर सके। तो आज के सेशन में हम जो है वो ये बात करेंगे कि आज हम अप्रोच क्या लेके चलें। तो थोड़ा सा मैं एजेंडा इनिशियली लिख देता हूँ, बेसिक सा, कि पॉसिबल रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास एसपीएम। उसके बाद रिकमेंडेड अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे भी बात कर लेंगे क्योंकि हमें पता है सीबी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो हाउ टू टैकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी। एंड फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, स्टडी अप्रोच। सर अरीब के पास पूरा एक प्लान मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो सारी आपसे जो है डिस्कशन की जाएगी। मगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या लगता है, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पॉसिबिलिटीज आपके जहन में क्या है। हमने तो बड़ा वन ऑन वन फीडबैक लिया स्टूडेंट से और हम वो भी डिस्कस करेंगे, मगर मैं आप स्टूडेंट से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रीज़न था एसपीएम पास ना होने का, पॉसिबल रीजन फॉर री अटेम्प्ट। तो चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें जरा प्लीज। ठीक है, एक रीज़न आ रहा है कि जी टाइम मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा क्या, भूल जाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, और पेपर मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। ठीक है, हम यही कह रहे हैं। ओके, और बाकी लोग बताएं, पार्टिसिपेट करें ज़रा प्लीज़। आप सबके कमेंट जो है वो हमने ओपन रखे हुए हैं। अच्छा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पेपर को टाइम नहीं दिया। हाँ, ये तो मैं बात करूंगा। ZAF हुसैन, आपने बहुत अच्छी बात की। पेपर तो सारा किया था लेकिन समझ नहीं आया फेल कैसे हुआ। खान जी कह रहे हैं अच्छा ऐसा हुआ। ऐसा ये फैजान अहमद शाह कह रहे हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड कंप्लीट कवरेज। प्रैक्टिस नहीं थी और कंप्लीट कवरेज नहीं थी। ठीक है, और बाकी लोगों का क्या ख्याल है। इसके अलावा और बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग बाकी माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं। एथिक्स का एरिया जो था वो डिफरेंट है। ठीक है, पास ट्रेंड के मुताबिक नहीं है। ठीक है, सही है, प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा, अब बिल्कुल पहले तो यार एक चीज़ मुझे ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पेपर दिए थे। हाँ, एक से ज़्यादा पेपर दिए थे। ठीक है, ये बताएं ईमानदारी से, ईमानदारी से देखिए, कोई मसला नहीं, आपस की बात है। आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा पेपर दिए थे। सही है, दो पेपर दिए थे, किसी ने तीन पेपर दिए थे। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसपीएम को सबसे कम टाइम दिया था। सच सच बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसपीएम को सबसे कम टाइम दिया था। कोई मसला नहीं है, मुजायका नहीं है। देखें रिजल्ट आ चुका है, हम माने या ना माने, हमें मगर पता होना चाहिए। सीरियस बताइएगा, सबसे कम टाइम, सबसे ज्यादा टाइम दिया था खान साहब ने। ठीक है, खान साहब अभी बात करते हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सबसे कम टाइम दिया था, ठीक है, और सबसे कम टाइम दिया था, बाकी लोग का क्या ख्याल है। मेजोरिटी लोग क्या कह रहे हैं। तो एक रीजन तो देखिए मैं बताऊँ सीरियसली स्पीकिंग, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि एक वर्ड मैं यूज करता हूँ। बीएफडी की सेशन में भी मैंने बात की थी कि थ्योरी के साथ ना हम सौतेला सलूक करते हैं। चलो वो तो एक मैं पेपर के अंदर बात कर रहा था, मगर एफपीएम के साथ तो मैंने खास तौर पे देखा यार, ये पेपर ऐसा है, हमें बड़ा अफसोस होता है। मैं और सर बार बार डिस्कस भी करते रहते हैं, हमारे पोर्टल में रिपोर्ट भी आ रही होती है कि यकीन करें। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर्स
लिए मतलब इनरोल करवाया था मगर पूरे लेक्चर नहीं लिए थे। मतलब एक होता है कि लेक्चर क्लासेस ही नहीं ली, एक होता है कि क्लासेस में कहीं नहीं इनरोल हुए हमारे पास या कहीं भी, मगर पूरे लेक्चर ले नहीं पाए। कोई ऐसा है हमें से? सीरियसली स्पीकिंग, कहीं भी इनरोल हो हमारे पास हो, कहीं भी हुए हो, ठीक है, मगर लेक्चर पूरे नहीं ले सके, ऐसा हुआ है? देखें, अब ये मसला सिर्फ ये है कि यार एक तो बहुत बड़ा मसला एसपीएम के साथ ये है कि हम इसके साथ एक कर रहे हैं सौतेला शुरू। सीरियसली स्पीकिंग माइंडसेट का मसला है, जो कि सर अरीब इस पे बात भी करेंगे। ठीक है, सर अरीब के बारे में बता दूं, सर अरीब माशाल्लाह खुद क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में जो है वो फाइनेंस के एक अच्छे रोल में है, और बिजनेस का काफ़ी एरिया वो है अपने प्रैक्टिकल उसमें देख रहे हैं, एसीसी क्वालिफाइड भी हैं और MSA 1 भी पढ़ाते हैं। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, BFD पढ़ाता हूँ, MSA 2 भी पढ़ाता हूँ, कैफ के कुछ पेपर भी पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसी से मैं भी इसी से क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फर्म रन कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 5.5 साल से, 5 साल से। तो कहने का मतलब है कि यार हम लोग मतलब बिजनेस के लोग हैं, मगर हम जब ये बात करते हैं कि यार मतलब स्टूडेंट ये बिजनेस को क्यों नहीं समझना चाहता, क्योंकि हमें पता है, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना कि बिजनेस को पढ़ने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं सर अरीब को अपनी फील्ड में जो है वो हेल्प हो रही होती है, कहीं ना कहीं मुझे अपनी फर्म में हेल्प हो रही होती है। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार पहला पॉइंट तो ये है कि यार सबसे पहले जो है ना वो ये है कि लो प्रायोरिटी गिवन टू एसपीएम। देखिए, मैं उस पर बाद में बात करूंगा कि प्रैक्टिस कम थी, या कॉन्सेप्ट नहीं थे, या पेपर में पैनिक कर गए, या पेपर में तबीयत खराब हो गई, वो बात की बात है, मगर सबसे पहले हम एक चीज तो माने कि क्या हमने एसपीएम को प्रायोरिटी दी थी, सिवाय एक दो बंदों के मुझे अक्सर लोग नजर आ रहे हैं कि नहीं जी, एसपीएम को हमने सबसे लास्ट में रखा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमें भी पता है यार, हम भी स्टार्ट देख रहे होते हैं कि क्लासेस में एनरोल होते हैं मगर वो लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। ये काम आप बीएफडी में करके दिखा दें, आप जा ही नहीं सकते बीएफडी में, आप कुछ भी करके, मैं अल्लाह माफ करे वर्ड यूज कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, कि उल्टे लटक जाएंगे, मगर आप पूरा लेक्चर जरूर देखेंगे। मगर एसपीएम में क्या है कि जी आपने जो है ना वो नहीं, जिसे कहते हैं ना वो करना होता। एक तो इसमें लो प्रायोरिटी गिवन टू एसपीएम, दूसरा सेलेक्टेड स्टडीज। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कवरेज की थी, ईमानदारी से बताइएगा। सेलेक्टेड स्टडीज का मतलब होता है कोई टॉपिक छोड़ के गए थे। क्या कंप्लीट स्टडीज की थी? अच्छा, कुछ नहीं छोड़ा था। हाँ, कितना परसेंट छोड़ के गए थे, चलो ये बता दो। सारा किया था, कंप्लीट कवरेज की थी। चलें दैट, अगर ये भी एक रीजन होता है कि सर वो हम छोड़ के गए थे 2 टाइम पहले, वो आया था नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम छोड़ के गए, वही आगे पेपर में। सर हम एथिक्स को सही इतना कवर नहीं कर गए, वही आगे पेपर में। आईटी का रिलेटेड हमने एरिया एक छोटा छोड़ दिया था, वो पेपर में आ गया। तो ये एक रीजन होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बात कर लेते हैं। एक चीज होती है कि हमने एसपीएम में नोट किया है कि लोग रट्टे में जा रहे हैं, नहीं। एक चीज होती है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक रीजन ये भी होता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि सर हमें लगता है कि हमने सही लिखा है, सही है, मगर हमारा आंसर आईकेएम से अच्छा। एक एक मिनट, मैं इस पे बाद में आता हूँ, इसको छोड़े। अब मैं एक मेन चीज पे आता हूँ कि यार लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। कितने लोगों ने रिटन प्रैक्टिस की थी? याद किया था, भूल कैसे बात करता हूँ मुजम्मिल। रिटन प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अच्छा, रिटन प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक होती है सिर्फ बुलेट पॉइंट बना लें। रिटन प्रैक्टिस का मतलब है कंप्लीट सॉल्यूशन, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट्स। ईमानदारी से बता दें, क्या पॉइंट नंबर 3 हमने फॉलो किया था, यस और नो? कंप्लीट सॉल्यूशन, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट, यस और नो? जिन्होंने ये काम पूरा किया था, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, सिर्फ बुलेट पॉइंट नहीं बनाए थे, वो यस कर दें। और जिन्होंने ये रिटन प्रैक्टिस इस हिसाब से नहीं की या बिल्कुल नहीं की, प्लीज पार्टिसिपेट करें। देखें, हम अपने आप को समझें। मेरे एक टीचर थे, वो मुझे कहते थे कि यार, मैंने उनके पास गया, मेरा एक लॉ का पेपर फेल हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सीए मेरा बहुत अच्छे से निकला है। बहुत ही कम पेपर ऐसे जिन्होंने तंग किया, लॉ एक वन ऑफ द पेपर जिसने तंग किया मुझे। तो मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा सर मेरा लॉ का पेपर पास नहीं हुआ और ये रीजन है। तो उन्होंने मुझे बोला यार आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात कर दी सर आपने? कहने लगे भाई आपको तो पता है कि आपका रीजन क्या है कि क्यों पास नहीं हुआ। अगर आपको पता है आपका रीजन क्या है तो आपको तो एज है, आप जाके उन पे काम करें और आप पेपर पास कर लें। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो पास क्यों नहीं हो रहे, पता ही नहीं हो रहा कि पास क्यों नहीं हो रहे। सही है, तो रीजन फॉर फेलियर आइडेंटिफाई होना भी ब्लेसिंग है यार। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, मैं उससे बात भी करूंगा। विदाउट कंसिडरिंग टाइम किया था, ठीक है कमर। अभी खान बात करते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा जी, नहीं किया था, किया था, नहीं किया था, ओके, ठीक है, मुझे पता नहीं लग रहा, ओके, बात करते हैं उसको।
अब देखें, एक ये रीजन है। एक और रीजन जो है वो ये होता है कि जो, अब मैं उन रीजन पे आ रहा हूँ, ये तो बड़े एविडेंट रीजन है जो लोग, आप ये और नो, ब्लैक एंड व्हाइट है, अब मैं कुछ ग्रे एरियाज पे आ रहा हूँ। ये वो रीजन होते हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रहे होते, जो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते, मगर मसला होता है। अब मैं दो वो रीजन बताऊंगा जो शायद आप में से किसी का मसला हो मगर उसको पता ना हो। एक मसला, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा। अब आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का मसला है, मेजोरिटी ये बोलेगी सर अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ आपसे, कुछ सवाल पूछूंगा जिसके बाद मुझे लगेगा कि ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे आप। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक आंसर लिखा और वो एग्जामिनर के आंसर से मैच करके देखा तो बिल्कुल डिफरेंट था? कभी ऐसा हुआ है? या मेजोरिटी आंसर आई कैप का कुछ और था और आपका कुछ और था? कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा हुआ ही नहीं हुआ? आपने जो आंसर लिखा है वो और आई कैप का जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा, 50% भी मैच नहीं कर रहा, 50% से कम मैच कर रहा है, या तो 40 कर रहा है, या 30 कर रहा है, 20 कर रहा है, 10 कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, 50 से कम कर रहा है? ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हो रहा है ना, देखें आई कैप का जो आंसर है ना सर अरीब, आप मुझे बताएं, क्या आई कैप का आंसर कभी हमने गलत देखा है? बिल्कुल पूरा गलत। एसपीएम की बात करें, बीएफटी वगैरह में तो कैलकुलेशन का मसला आता है, क्या कहते हैं सर आप? सर असल में थ्योरी पेपर हमारे पास होता है तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी तो इन्वॉल्व रहती है, लेकिन बिल्कुल। उसका आंसर का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो आपकी थ्योरी से, लर्निंग आउटकम से, या आपके सवाल जो आपका गिवन है उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेट ना कर रहा हो। बिल्कुल सही। वो इधर पे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है कि हम उसको पिक नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल। तो नहीं, मेरा सवाल ये, क्या कभी हमारी नजरों से ऐसा कोई आंसर गुजरा है कि आई कैप ने आंसर बिल्कुल इरेलीवेंट लिख दिया हो? रिसेंट अटेम्प्ट की नो बात कर सर, लेते हैं, खास तौर पे पिछली 4 अटेम्प्ट। रिसेंट भी और पास भी अगर हम देख लें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज हमारी नोटिस में नहीं आई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर हमारा आई कैप से आंसर 50% मैच कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, बट अगर हमारा आंसर 50% मैच नहीं कर रहा है, 40% मैच कर रहा है, 30% मैच कर रहा है, तो जो बाकी 60% पॉइंट, बाकी 70% पॉइंट आई कैप में लिखे हैं, जैसे सर अरीब ने बताया कि भाई ठीक है सब्जेक्टिविटी हो सकती है मगर वो बातें गलत नहीं कर रहा। अगर वो 60% पॉइंट या 70% पॉइंट आप नहीं लिख पा रहे या आप नहीं रिकॉल कर पा रहे, इसका मतलब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की जरूरत है। अभी मैं एक अप्रोच से बात करूंगा जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बात की थी, कि अगर आपका आंसर 50% मैच कर रहा है आई कैप से, बुरा नहीं है, मगर आप कोशिश करें कि 50-60% पे जाए, 65 पे जाए, 70 पे जाए, कम ना हो। क्योंकि जितना आप आई कैप के करीब होंगे उतना आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखें बात को समझें, हमने एग्जामिनर के क्राइटेरिया पे पूरा उतर के पेपर पास करना है, और एग्जामिनर का क्राइटेरिया कोई मुश्किल भी नहीं है, बच्चे पास भी हो रहे हैं। इस बार भी आपको पता है एसपीएम में कितने परमानेंट क्रेडिट्स आए, को बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी परमानेंट क्रेडिट्स वर देयर इन दिसंबर 23 अटेम्प्ट? देखा था आपने स्टेट्स? काउंट करके देखा है जी? किसी को याद है? कोई है ऐसा हम में से? अभी लाइव सेशन में काफी लोग माशाल्लाह ज्वाइन कर गए बाद में भी जी। कितने परमानेंट क्रेडिट्स आए? मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक आए, 800 प्लस परमानेंट क्रेडिट्स आए जी। अब आप मुझे बताएं, अगर 800 प्लस परमानेंट क्रेडिट्स आए, 800 के करीब परमानेंट क्रेडिट्स आए, तो रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट कैसा है? आईकेप तो निकालना चाह रहा है यार, सीधा मैसेज है। 806 परमानेंट क्रेडिट का मतलब है आईकेप चाहता है आप पास करो, आईकेप आपको रोकना नहीं चाहता। और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं वापस इस पे बात करूंगा, इसके साथ सौतेला सलूक ना करें, क्योंकि ये आपको आगे एमएसए 2 का दरवाजा देता है, एमएसए 2 ओपन करता है। एमएसए 2 के बगैर तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत अच्छा बच्चा है, व्हाट्सएप के ग्रुप भी चलाता है, सही है, लाहौर का बच्चा है मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता है, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स की मदद करता है। उस लड़के का इशू क्या है? उस लड़के का एसपीएम पास नहीं होके दे रहा, और वो बेचारा एमएसए 2 अनलॉक नहीं कर पा रहा। मुझे कह रहा है सर मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। पता नहीं वो लाइव सेशन में मेरे ख्याल से नहीं आया अभी, मगर ये कि वो कह रहे हैं सर मैं एमएसए 2 अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा एसपीएम नहीं निकल के दे रहा। आई कैप दूसरी तरफ आपके 806 परमानेंट क्रेडिट अनाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यार हम थोड़ा सा अपना प्रायोरिटीज चेंज करें ना, थोड़ा एसपीएम को टाइम दें, थोड़ा एसपीएम को रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट दें। तो मैं समझता हूँ कि यार ये आपका जिसे कहते हैं ना कि एसपीएम भी पास, एमएसए 2 के लिए भी दरवाजा खुल गया यार, सीरियसली स्पीकिंग।
ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा लगा लेते, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है टॉपिक को समझें, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ध्यान में आनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करें पोर्टर 5 फोर्सेस की, तो यार आपके ध्यान में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी तो यकीन करें, अभी हम अभी आगे से यदि बात करेंगे, एग्जामिनर तो बहुत डिटेल लेवल पे जा सकता है। एग्जामिनर तो मॉडल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई करने को दे सकता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में, जो कि एसीसी ऑलरेडी पूछ रहा है काफी सालों से। आईगैप उस लेवल पे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो ये ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है कि नहीं यार, हम अभी से, नहीं नहीं सबूर नहीं है, सबूर तो दूसरे आदमी है। सबूर भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, मगर सबूर की प्रायोरिटी चेंज हो गई है, खैर सबूर थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, दूसरा बंदा है वो। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि इधर आ जाते हैं वापस से। ये सबूर भी अच्छा बच्चा है यार, बड़ी मदद करता है बच्चों की, ऐसी बात नहीं है। मगर वो मैं बंदा कोई और था, मैं उसकी बात कर रहा था। खैर, तो उस बंदे के काफी सारे पेपर पास हो चुके हैं, आई थिंक एसपीएम और एमएसए 2 और एक आध पेपर ही और रह गया, बाकी इससे मेजोरिटी पेपर निकाल दिए इस बंदे ने। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो भाई, अब एक अंडरस्टैंडिंग, तो आप अगर ये देख रहे हैं कि यार आईकैप से आपका आंसर मैच नहीं करा, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में नजरसानी कर लें। और एक यहाँ पे मसला होता है, लैक ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स। सर मुझे आता है, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, मेरे पॉइंट भी आईकैप से मैच हो जाते हैं, मेरे ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं। हाँ जी, आपको ये दो बातें की, आपको क्या, आपने कहा जी मुझे पता नहीं लग रहा, मेरा पेपर पास हो रहा है नहीं हो रहा। आप मुझे इन दो बातों में बताएं कि क्या आप इन दो बातों में पूरा उतर रहे हैं? क्या आपको अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स पे इत्मीनान है? जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं? आई कैप से आंसर मैच हो रहा है? आपका अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला तो नहीं है अभी? क्योंकि आप मुझसे कह रहे थे कि मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा व्हाट इज रॉन्ग विद द आंसर। हम्म बाकी लोग भी देखें, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब हमने अपना सोल्यूशन लिखते हैं, तो आई के सोल्यूशन से काफी डिफर करता है वर्डिंग में। हाउ टू टैकल, अच्छा इसका अदनान जवाब मैं अभी थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ अप्रोच पे, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, मगर ये बात पहले हम ध्यान में रख लें कि आई कैप का आंसर इरेलीवेंट नहीं है। देखें सर रईफ ने भी बात की, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि आई कैप के आंसर में भले बात थोड़ी ज़्यादा लिख देगा वो, मगर इरेलीवेंट, या ये कह लें कि कोई ऐसा पॉइंट जो रेलिवेंट ही नहीं था वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, अलिया जो आपने बात की ना, मैं इसी पे बात करना चाह रहा था। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, इसकी वजह से आपका सिनेरियो भी सही हैंडल नहीं होता, सिनेरियो हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है। अच्छा ये इशू बहुत ज्यादा चुभता हुआ इशू है एग्जामिनर का। आपको मैं एग्जामिनर कमेंट दिखा रहा हूँ, जरा 1 मिनट देखिएगा आप स्क्रीन पे। एग्जामिनर कमेंट नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे? क्या नजर आ रहा है देखें। ओवरऑल एक पासिंग परसेंटेज इंप्रूव हुआ, मैंने बहुत गोला गंडा टाइप का बना दिया था, इसको छोड़ दें। ये देखें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये लाइन पढ़े आप, जो मैं कह रहा हूँ हिडन, हिडन। अभी बताते हैं, मुजम्मिल से बात करते हैं। अलिया जो आपने बात की बहुत रेलेवेंट है, ये देखें एग्जामिनर भी यही बात कर रहा है, ये समर 23 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, विंटेज 23 के कमेंट्स अभी तक आए नहीं है। मैनी एग्जामिनर्स प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा हूँ, सर हम सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने किताब भी रटा मार ली है, हमें सारे कॉन्सेप्ट पता है, मगर पेपर पास नहीं हो रहा। तो भैया आप ये चेक कर लें कि क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंड, थ्योरी में एक धोखा हो जाता है, थ्योरी में धोखा क्या हो जाता है कि थ्योरी एक ऐसा पेपर है, मैं आपको अपनी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी सुनाई थी, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को। मैंने आईटी का पेपर 50% पढ़ के गया। कितना परसेंट पढ़ के गया मैं? 50% पेपर आईटी की तैयारी करके गया। मगर आपको पता है मैंने पेपर कितना अटेम्प्ट किया? आईटी आपको पता है टेक्निकल होता है ना, फायर वॉल वायर वॉल ये सारी बातें। मगर आपको पता है जब मैंने पेपर में बैठा, मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त आईटी का पेपर होता था, अभी आईटी का पेपर नहीं होता। मैं 2011 की बात बता रहा हूँ, जब मैं सीए फाइनल में था। मैंने 50% तैयारी की, आधी बुक पढ़ के गया हूँ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, मगर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया 100% यार। और मजे की बात ये, मैंने 50% तैयारी की, प्रिपरेशन मेरी 50% थी। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और की भी नहीं बता रहा। मैंने अटेम्प्ट किया 100%, और मजे की बात ये, जब मैं घर आया ना, जब मैं घर आया तो मैंने 50% मार्क्स बना भी लिए। मैंने कहा 50 तो आ जाएंगे। क्या हुआ होगा मेरे साथ मुझे बताएं? क्योंकि थ्योरी में क्या मसला है वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या हुआ होगा मेरे साथ ये हुआ कि जब रिजल्ट आया ना, तो मेरे कितने मार्क्स थे पता है? जब एक्चुअल मार्क्स आए ना मेरे, कितने होंगे? गैस करें। 50 होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अदनान अनवर मेरे मार्क्स से 33, 33। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 50% तैयारी की थी ना, उसमें से मेरे 33 मार्क्स हैं। तो मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि आम हम सब ये भूल जाते हैं, हम सब ये भूल जाते हैं कि यार हमने एसपीएम को टाइम कितना दिया था। हम सब ये भूल जाते हैं हमने तैयारी कितनी की थी। हम ये देखते हैं कि यार हमने एसपीएम के ऊपर 100% अटेम्प्ट किया, तो 50 तो आने चाहिए। ऐसी सोच बनती है नहीं बनती? जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है, यार 90 मार्क्स का पेपर तो मैंने कर लिया।
अब वो जैसा तैसा किया आपने तो अपने हिसाब से सही किया ना, आप थोड़ी गलत लिखना चाहेंगे, आपकी नीयत थोड़ी मैं गलत लिख के आऊंगा। थ्योरी का मसला ये है कि थ्योरी जो है ना आपको धोखे में रखती है। जब आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है आप सही कर रहे हो, मगर आपको नहीं पता होता है सही कर रहे हो नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन में फायदा ये है कि आपको पता होता है 90% चांस के यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप गलत कैलकुलेशन करते हैं वहीं रुक जाते हो, आप कहते हो नहीं यार मैं हाथ ही नहीं डालूंगा इस सवाल में, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मुझे ये फॉर्मेट याद नहीं आ रहा, ये टॉपिक तो मैं छोड़ गया हूँ। मगर थ्योरी में अगर आप टॉपिक छोड़ के भी गए होगे ना, आप पूरा अटेम्प्ट करोगे। आप मुझे बताएं ऐसा होता है नहीं होता? एग्री करते हैं? क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा होता है? सीरियसली बताएं, चाहे ऑडिट का पेपर हो, चाहे ये आपका क्या कहते हैं एसपीएम का पेपर हो, थ्योरेटिकल पेपर में क्या ऐसा होता है कि हम पूरा लिखने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम कहते नहीं यार चांस ले लेते हैं। अच्छा जब पेपर से बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार हमने कहाँ चांस लिया था। हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ चांस लिया था। हमें बस ये याद होता है मैंने 90 मार्क का अटेम्प्ट किया था, हमें ये याद होता है। एक स्टूडेंट था फुरकान, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि पुराना स्टूडेंट है मेरा, कैफ कैफ भी मुझसे उसने पढ़ा। फुरकान ने 2 अटेम्प्ट पहले ऑडिट का पेपर दिया। उसने मुझे बोला सर मैंने 90 मार्क का ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट किया, मेरे 26 मार्क्स आए। तो मैं हालांकि वर्डिंग बहुत हार्श यूज नहीं करता, मैंने उसको बहुत हार्श वर्डिंग यूज की। मैंने हार्श वर्डिंग यूज की, मैंने कहा यार तुमने ना ऑडिट में रबिश लिख के आ गए हो। हालांकि मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, मगर उस बच्चे से क्योंकि इंटरेक्शन भी है और वो परेशान भी था, मैंने कहना सर मैं 90 मार्क का अटेम्प्ट करके गया, इतनी अच्छी तैयारी करके गया, इतना अच्छा पेपर किया, मेरे 26 है। मैंने कहा भाई जो आपने लिखा वो रबिश लिखा। उसको बात दिल पे लगी, इसने अगले अटेम्प्ट में ऑडिट निकाल दिया माशा। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि यार अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 90 मार्क का अटेम्प्ट किया था, 95 का अटेम्प्ट किया था, 85 का अटेम्प्ट किया था, तो यार आईकेप की कोई दुश्मनी नहीं है। आईकेप ने 800 प्लस परमानेंट क्रेडिट दे दिए। आईकेप दूसरे लोगों को पास कर रहा है, आईकेप आपको भी पास कर सकता है भाई। आपने सिंपली कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिन बातों पे अभी बात करेंगे, अप्रोच पे ख्याल रखना है, माइंडसेट चेंज करना है, जो भी सर अरीब आपको बार बार बात करेंगे कि यार डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, सौतेला सलूक जो हम करते हैं एसपीएम के साथ वो नहीं करना है। पेपर निकलेगा इंशाल्लाह, पेपर निकल रहा है, लोग अंडर प्रिपेयर होके जा रहे हैं, उनका निकल रहा है। यार आप तैयारी करके चले आओ, आपका पेपर कैसे नहीं निकलता यार। हाँ मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ उनके बैड लक हुआ है। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छी तैयारी की, नहीं निकल सके। मगर ऐसे स्टूडेंट्स 100 में से 5 या 10 होंगे। बाकी 80-90 स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ अच्छी तैयारी करके गए और पेपर निकाल दिए। इनफैक्ट 19-20 तैयारी में भी पेपर निकाल गए। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो यार ये थ्योरी में एक धोखे से बाहर आ जाए कि यार अगर आपने अटेम्प्ट 100% किया या 90% किया है तो उसमें से 50 आएंगे, गारंटीड नहीं है। जैसे मैं अपने आप को समझने लग गया था कि मैंने पूरा जो है ना कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अब 1 मिनट के लिए जरा, तो अंडरस्टैंडिंग में मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा ये मसला ना, ये विंटर 22 का कमेंट देखिए। 1 मिनट के लिए फिर मैं अप्रोच पे बात करता हूँ। विंटर 22 का कमेंट देखिए आप। ऑडिट सीजन और दूसरे प्रेशर की वजह से एसपीएम कहीं साइडलाइन हो जाता है। यार देखें बिल्कुल सही कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। आपने बिल्कुल सही बात की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार, हमारे ट्रेनिंग बेचारे जो है ना बड़ा परेशान होते हैं। एंड बिल्कुल सही बात की आपने कि ऑडिट सीजन की वजह से नहीं टाइम दे पाते। ठीक है, मगर अब क्या करें यार, पेपर भी तो हमने निकालना है ना, क्या करें। आपको मैं कहूंगा बैलेंस लेके चलेंगे। वैसे ही रमजान अटेम्प्ट है, मैं आपको बताऊं वैसे ही रमजान अटेम्प्ट है, आपका टाइम कम होगा। देखिए यहाँ भी ये बात लिखने लिखी हुई है, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। मैनी एग्जामिनीज जनरली प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन शोड देयर पुअर ग्रेस्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये विंटर 22 का कमेंट है। समर 23 का कमेंट मैंने आपको दिखाया था कि विंटर 22 का कमेंट है। ये वो हिडन मसला है जिसपे हम बात नहीं करना चाहते, ये वो मसला है जिसपे हम काम नहीं करना चाहते। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करें यार, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके आए इसके अंदर। अच्छा कैसे स्ट्रांग होगा मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि क्लासेस लेके स्ट्रांग करें, क्लासेस लेके भी स्ट्रांग कर सकते हैं कि टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है, कितनी सारी एग्जाम्पलें दे रहा है, वो सारी चीजें ईसीजी के क्वेश्चन हम करा रहे होते हैं। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी में कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात करते हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं कैसे करें, बात करते हैं। यही सेम मसला समर 22 में भी आया कि आप देखें इसमें भी इसने यही लिखा कि एक सेलेक्टिव स्टडी ये बात की और दूसरी ये बात लिखी है कि अप्लाइंग ये सम एग्जामिनर स्ट्रगलिंग इन अप्लाइंग द लर्न कॉन्सेप्ट। लर्न कौन, एग्जामिनर ने स्ट्रेट बोल दिया आप लर्न करके आ रहे हो, एग्जामिनर कह रहा है लर्न करके आ रहे हो। ठीक है खान, बिल्कुल मैं आपकी बात पे जो है ना क्या कहते हैं काम करता हूँ बिल्कुल। तो मेरी बात समझ आ रही है कि यार दिस रीजन दे एंडेड अप डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द गिवन सिनेरियो और ऑफर्ड वीक एक्सप्लेनेशन रिकमेंडेशन। सिनेरियो से कनेक्ट नहीं कर रहे और वीक एक्सप्लेनेशन रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये आई थिंक कुछ रीजन है जो मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा आप, मैं ड्राफ्टिंग में बात कर रहा था कि एक ड्राफ्टिंग का मसला है, एक अंडरस्टैंडिंग का मसला है, ये दो हिडन मसले होते हैं। देखिए प्रायोरिटी आपने नहीं दी, आपको पता है, ये अभी पता चल जाएगा।
सेलेक्टिव स्टडी की आपको पता चल जाएगा आपने किए नहीं किए, रिटन प्रैक्टिस आपने किए नहीं किए ये पता है, ये एविडेंस बेस्ड है, ये आज का एविडेंस आपके पास मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ड्राफ्टिंग स्किल्स है या नहीं है, ये हिडन है, ये हिडन रीजन। ठीक है। अच्छा, इस पे एक अच्छी चीज ये है कि यार हमने ड्राफ्टिंग स्किल्स पे ना इस बार एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। वैसे तो हम पहले भी कर रहे थे, और इस बार इस पे ये भी किया है कि सर अरीब आपकी ड्राफ्टिंग भी इस बार चेक कर रहे होंगे। वैसे ही काम लास्ट मंथ में हो रहा होता है, सेकंड लास्ट मंथ में हो रहा होता है, जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक दे रहे होते हैं। मगर इस बार हमने ये सोचा है कि यार हम ना ये वीकली बेस पे एक आपको क्वेश्चन दिया करेंगे और आपको कहेंगे भाई लिख के जरा चेक करा लो हमसे। अगर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स वीक है तो आप इस ऑफर को अवेल करो कि यार अगर टीचर आपको अवेलेबल है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि यार मैं आपकी ड्राफ्टिंग चेक करने को राजी हूं, तो आप प्लीज चेक कराएं। हमने लास्ट टाइम टेस्ट रखा, हमने उससे पिछले टाइम में टेस्ट रखा, हमने उससे पिछले टाइम में टेस्ट रखा, मगर यकीन करें सीरियसली स्पीकिंग बहुत ही कम स्टूडेंट थे जिन्होंने जहमत की टेस्ट देने की। वजह उसकी क्या थी कि जी प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी नहीं। तो प्लीज यार देखें, एसपीएम की इंपॉर्टेंस को समझें। एसपीएम ऐसा पेपर है, एसपीएम ऐसा पेपर है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ आपका एमएसए2 अनलॉक होगा। एसपीएम ऐसा पेपर है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा। चले प्रैक्टिकल लाइफ की बात बाद में, वो बात आपको भी समझ नहीं आएगी ना, वो जब आप सर अरीब की तरह किसी मल्टीनेशनल में जाएंगे या मेरी तरह कोई फॉर्म चलाएंगे तब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। मगर अभी फिलहाल खुदारा पेपर निकालने हैं, जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यार आपकी क्वालिफिकेशन का एक पेपर, एक मार्का, एक अगला लेवल वो अटका हुआ है एसपीएम की वजह से। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अंडर प्रिपेयर होने के बावजूद पास हो जाते हैं, हम उनसे खुद को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल सही कहा फैजान अहमद शाह, आपने बहुत अच्छी बात की फैजान, बिल्कुल सही बात की। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, अगर कोई आपका दोस्त अंडर प्रिपेयर होकर पेपर निकाल गया है क्योंकि 800 प्लस परमानेंट क्रेडिट है, इसका मतलब आई के फैसिलिटेट कर रहा है आपको। ये बात आप समझे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एक जमाना था ये पेपर पास नहीं होता था लोगों का, अब अगर आज आई कैप आपको फैसिलिटेट कर रहा है और कोई बच्चा बेचारा अंडर प्रिपेयर होकर पास हो गया है, तो यार ठीक है, वो उसका नसीब था। आप क्यों अंडर प्रिपेयर होकर जा रहे हो? आपको तो अंडर प्रिपेयर इसलिए भी नहीं होना क्योंकि आपको आगे एमएसए2 में इससे पाला पड़ना है। जो बच्चा अंडर प्रिपेयर होकर गया वो एमएसए2 में फंस जाएगा खुदा ना खास्ता। आप यहाँ पे इतनी अच्छी तैयारी कर लो एसपीएम की, सिनेरियो हैंडलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर लो, ड्राफ्टिंग स्किल पे काम कर लो, क्योंकि एमएसए2 तो है ही ड्राफ्टिंग। एमएसए1 एमएसए2 ये सारा सारा सिनेरियो बेस्ड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब अप्रोच क्या रखें इस पे बात कर लेते हैं। अप्रोच ये होनी चाहिए कि नंबर वन, फिर मैं सर अरीब बोल देता हूँ, सर अरीब ने काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है आपके साथ। नंबर वन आप ये करें कि यार फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट में फोकस करने के लिए क्या किया जाए? एक अप्रोच मेरे पास है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनसे भी बात कर रहा हूं मैं, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे रहा, ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुका है, उनसे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनसे भी बात कर रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड दी टॉपिक। ठीक है, पहले अंडरस्टैंडिंग में रीड और अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना है, रीड एंड अंडरस्टैंड करना है। पहला काम है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है एसपीएम की उनसे भी बात हो रही है, और जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं और वापस पेपर करें उनसे भी बात हो रही है कि गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स, जस्ट रीड देम, अंडरस्टैंड देम। ठीक है, एंड लिंक विद प्रैक्टिकल एग्जाम। कुछ बोरिंग एरियाज हैं जहाँ आईटी वाईटी, वहां मैं समझता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर उसके अलावा जो एरिया है बड़े यार कलरफुल है। उस पर मैं भी बहुत सारी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से दे रहा होता हूँ, पाकिस्तान की एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, इंटरनेशनल भी दे देता हूँ, शरीफ भी दे रहे होते हैं। तो आप उसको कनेक्ट करें, आपकी बुक में भी लिखी है, आप गूगल भी कर सकते हैं यार। कुछ चीज़ें मैं खुद गूगल से शेयर कर रहा होता हूँ कि यार देखो ये पढ़ लो, ये आजकल उससे कनेक्टेड चल रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने ये काम कर लिया, प्लीज गौर करिएगा, राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कितने लोग ऐसे हैं, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग अपने नोट बनाते हैं, यस और नो में जवाब दें। कितने लोग आप में से ऐसे हैं यस और नो में जवाब देंगे जो अपने नोट बनाते हैं? कोई मुजायका नहीं है यार, आपस की बात है, हम सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एसपीएम हमारा जून 24 में पास हो जाए। यस और नो में जवाब दें जो वाकई अपने नोट बनाते हैं। कोई नहीं बनाता नो कर दे, कोई बनाता है वो यस कर दे, मगर सब पार्टिसिपेट करें। काफी लोग माशाल्लाह अभी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव में जी, बनाते हैं आप। ठीक है, यस नो, यस, अब बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, पहले नहीं बना रहे थे, कोई बात नहीं। नॉट एन एसपीएम, ओके, यस, नो, आई हैव माई ओन नोट्स, वेरी गुड, नो, यस। देखें यार, एक बात ध्यान में रख लें, और बाकी लोगों का क्या ख्याल है? साद अनवर क्या कह रहे हैं? सर के नोट्स पे अपनी नोटिंग करते हैं, ठीक है, नॉट बैड, मगर फिर भी मैं कहूँगा यार अपनी नोट बना लें। चैप्टर रीड करते हैं, फिर आप आपके साथ साथ बात करके समझ के उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को पैराफ्रेज करते हुए पॉइंट बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आदम अदनान अनवर, यही तरीकेकार है कि पहले आप चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद उसके आप नोट बनाएंगे। जितना अच्छा मैं वाकई इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो नोट नहीं बना रहे हैं।
आई रियली अप्रिशिएट जो लोग नोट बना रहे हैं, बट जो लोग अपने नोट नहीं बना रहे, किसी के भी नोट पे काम कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट के नोट पे काम कर रहे हैं, किसी दोस्त के नोट पे काम कर रहे हैं, या किसी टीचर के भी नोट पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे नोट पे भी डिपेंडेंट है, तो भैया आप अगर अपने नोट बनाएंगे ना, तो उसकी अपनी एक ओनरशिप होती है, उसकी अपनी एक सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनायत होती है। आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको जो है ना आसानी होगी। देखें प्लीज एक बात समझिएगा, हर बंदे का लेवल अलग है। हो सकता है कोई बात मैं 2 लाइनों में समझता हूँ, वो बंदा सामने वाला 1 लाइन में समझ जाए, हो सकता है वही बात कुछ बंदे को 3 लाइनों में समझ में आए। तो हर बंदे का अपना लेवल है, तो प्लीज यार थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसमें आप काम करें, और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये आपका एफर्ट एसपीएम का जाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं खुद एमएसए 2 पढ़ाता हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो आप एसपीएम में एक्सपर्ट करोगे ये आपका जाया नहीं जाएगा, ये आपको एमएसए 2 में हेल्प करेगा। तो अगर आप अपने नोट बना रहे हो, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये आपको एमएसए 2 में हेल्प कर जाएंगे। ठीक है, नहीं उर्दू में नहीं लिखे प्लीज यार, अदनान उर्दू में ना लिखे प्लीज। उर्दू में लिखने चलो पहले लिख लो, मगर बिकॉज वी हैव टू गिव अवर आंसर इन इंग्लिश ना, सो दैट्स अल्टीमेटली अवर प्रोडक्ट, अवर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी इन, जिसे कहते हैं ना कि मोस्ट फिनिश फॉर्म, जो इंग्लिश है उसमें होना चाहिए। उर्दू में लिखोगे ना तो पेपर में प्रॉब्लम ये आएगा कि ट्रांसलेशन हो रही होगी बार बार, फिर वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, पेपर में टाइम का मसला आ जाएगा फिर, क्योंकि आप सोचोगे उर्दू में। मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी बहुत पहले, मैं ओन एलेवल्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं ए लेवल्स में था, वो कहते थे यू शुड थिंक इन इंग्लिश। हम पहले क्या करते थे ओन लेवल्स में, जाहिर सी बात है यार, पाकिस्तानी माइंडसेट के पहले उर्दू में सोचते थे, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे। तो वो मिस कहती थी हमें, इंग्लिश की बड़ी क्वालिफाइड थी, कराची ग्रामर स्कूल में भी पढ़ाती थी, हमारे ए लेवल्स में थी, तो वो कहती थी भाई यू शुड थिंक इन इंग्लिश। आपने जिस दिन इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया, आपके मसले खत्म हो जाएंगे। तो सेम फॉर यू एज वेल, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपने राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद आपने क्या किया, जब राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, योर ओन समरी, आपने अपनी समरी बनाई, उसके बाद आप क्या करें, इसको लर्न करें। अब आप लर्निंग पे आ जाए, क्योंकि अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिया, रिवाइज एंड लर्न, लर्न एंड रिवाइज। उसके उसके बाद आपने क्या करना है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आपने देखा है मेरे नोट्स के हर नोट्स के आखिर में मैंने जितने क्वेश्चन आए हैं रीसेंट अटेम्प्ट के अलावा, वो सारे उसमें रखे हुए हैं, रेलेवेंट, बुक के भी रखे हुए हैं अटेम्प्ट, बुक में भी बल्कि स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्म। अच्छा प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और रिटन अप्रोच क्या होनी चाहिए, फिर मैं बस सर वेट कर रहा है, सर के पास काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए। हाउ टू प्रैक्टिस एसपीएम, एसपीएम कैसे प्रैक्टिस करें, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की प्रैक्टिस के बाद पास नहीं हो सकते होंगे, मगर मेजोरिटी में समझता हूँ अगर आपने एसपीएम की ऐसे प्रैक्टिस कर ली ना, ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, अंडरस्टैंडिंग ऐसे आएगी कि आपने रीडिंग की, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, आपने उसको लर्न और रिवाइज किया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। अभी दूसरी बात, मेरे नोट मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो गूगल ड्राइव का लिंक हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर देते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा कोई क्वेरी वगैरह होती है आपकी एसपीएम से रिलेटेड, तो ये मेरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ हो जो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हो, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, सेशन के बाद इंशाल्लाह क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगा, तो आप चाहें तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अच्छा अब SPM takes too much time, यार देखें SPM takes too much time, I know, and I want you to give so much time to SPM because this paper deserves time यार। ये पेपर आपका MSA2 अनलॉक करा रहा है, BFD कितना, मुझे पता है BFD का इसका आधा टाइम भी नहीं देते हम, BFD क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है BFD में कितना टाइम देना पड़ता है, BFD का 1/3 टाइम भी नहीं देते, नहीं यार, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें हमें करना पड़ेगा। अच्छा अब क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले इस पर बात करेंगे, फिर मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ, फिर आपकी क्वेरीज को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ। यार प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए, नंबर 1, सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन इन अ रिटन मैनर। ठीक है सॉफ्टवेयर पे हो गया, मगर अभी भी रिटन प्रैक्टिस पे काम करें, सॉफ्टवेयर को कैसे टैकल करते हैं इस पे बात करेंगे। सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन इन अ रिटन मैनर, रिटन फॉर्म, नॉट जस्ट पॉइंट्स, पहले आप ये काम करें। अच्छा सोल्यूशन रास्ते में ना देखें, पहले आप पूरा अपना सॉल्व कर लें, फिर क्या करें, कंपेयर योर सोल्यूशन, गौर से सुनिएगा, कंपेयर योर सोल्यूशन विद सजेस्टेड आंसर, जो भी बुक में आंसर दिया हुआ है, या जो भी आईकैप का आंसर है, या अगर एसीसी का सवाल करें तो उससे करें। उसके बाद क्या करें, राइट डाउन द मिसिंग पॉइंट्स, मार्क योर सेल्फ, मार्क योर सेल्फ, जो आपने सही किया अपने आप को मोटिवेट करें, जो आपने सही किया उसको करेक्ट करें, एंड देन राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर अभी अभी बात कर रहे थे ना कि आईकैप अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा है, तो वो आपको आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर रहा है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे भी सवाल किया था, सर अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव करें, अंडरस्टैंडिंग ऐसे इंप्रूव होगी,
जो पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आए थे, जो पॉइंट आप मिस कर गए थे, जो पॉइंट आपकी आंसर में मौजूद नहीं थे, जो आपके आंसर में डेफिशिएंसी थी, वो अंडरस्टैंडिंग की ना होने की वजह से थी। अब आप जब ये पॉइंट नोट करेंगे, मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, लिखेंगे वहीं पे, तो इसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, उस टॉपिक की, उस सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये रातों रात नहीं होगा, ये आप इस तरह के कुछ कम से कम जो आप सवाल कर रहे हो, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, 25-30 सवाल टोटल करेंगे ना, हर टॉपिक के दो तीन तीन चार सवाल, हर टॉपिक के तीन चार सवाल, हर टॉपिक के तीन चार सवाल, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होगा कि हाँ यार, हर गुजरते क्वेश्चन के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू में आपके आंसर 40% मैच कर रहे हैं आई कैप से, 35% मैच कर रहे हैं, 25% मैच कर रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है आज। मुझे बस ये है कि यार, अगर आपका आंसर 25% आई कैप से मैच कर रहे हैं, तो जो 75% आपका आंसर आई कैप से मैच नहीं करा, आप उस 75% को खुदारा लिख लो यार प्लीज। उस 75% को वहीं नोट कर लो प्लीज यार, उस 75% को वहीं डॉक्यूमेंट कर लो। मैं नहीं समझता उसमें कोई इरेलीवेंट पॉइंट होगा। हो सकता है एक आध पॉइंट इरेलीवेंट मिल भी जाए, मगर मेजोरिटी आप पढ़ोगे, बोलोगे हाँ यार, बात गलत नहीं कर रहा ये बंदा, आई क्या बात गलत नहीं करा। तो मेरी बात समझ आ रही है, मैं मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि आज आपका आंसर 40% सही हो रहा है या 30% सही हो रहा है, जो हुआ पिछले अटेम्प्ट में हो गया। आगे के अटेम्प्ट की बात हो रही है कि अब आप जब आगे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, देखिए एक बात को समझिएगा, अगर आपके एसपीएम में 40 मार्क्स आए, तो 40 मार्क्स इशू थोड़ी है, प्लीज सुनिएगा। क्या 40 मार्क्स इशू है? नहीं, 40 मार्क्स इशू नहीं है। इशू वो 60 मार्क है जो नहीं मिल सके यार। आपको जो मसला है वो 40 मार्क्स से थोड़ी है, 40 मार्क्स तो आपकी पॉकेट में पड़े हुए हैं। आपको जो मसला है वो 60 मार्क्स से जो आपको नहीं मिल सके। तो जो मार्क्स आपके लीक हो रहे हैं, जो आपके मार्क्स रुक रहे हैं, जो आपके मार्क्स मिस हो रहे हैं, वो आप नोट करें। जो पॉइंट आपके मार्क्स को काट रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको और आईसीसी के भी बता सकता हूं, मगर पहले आप आईकेप की स्टडी टेक्स्ट से कर लें, फिर एसीसी पे जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? टेस्ट सीरीज बिल्कुल रखेंगे अदनान, हमने टेस्ट सीरीज रखी, मगर वो मैंने बताया ना, टेस्ट लोग T20 का जमाना है, लोग टेस्ट सीरीज को लिफ्ट नहीं कराते। खैर ऑन लाइट नोट बात कर रहा हूँ, टेस्ट में लोगों ने सीरियसनेस नहीं शो की। हमने अभी इसीलिए, अब सर अजीब आपको गाइड करेंगे, हमने वीकली असाइनमेंट्स का सिनेरियो शुरू करने का सोचा है, और उसमें ड्राफ्टिंग चेक करने का सोचा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार कम से कम उसको तो सीरियस लिया जाए। चलो टेस्ट आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, इतना बड़े टॉपिक का 4-5 टॉपिक का हम एक साथ ले रहे थे, मगर कम से कम आप एक एक दो दो टॉपिक का जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो कर सकते हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है, असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही होती थी। खैर, एथिक्स के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है हमारा खान, इसका देखते हैं, एथिक्स से प्रैक्टिस क्वेश्चन का कुछ तरीकाकार निकालते हैं, मगर बाकी जो आपके पास टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लाजमी करने चाहिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से बताएगा जिन्होंने रिटन प्रैक्टिस की थी, उन्होंने ये काम किया था? यस और नो में जवाब दें। जो लोग रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा खान आई नो आपने लोग किया था बिल्कुल, ठीक है। बाकी लोग, ये मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप आंसर से देखें, जान ना छुड़ाएं। आई नो दिस इज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, इसमें काफी टाइम लगेगा। मैं जानता हूं कि आप पहले एसपीएम का आंसर लिखेंगे, अपने आप दिल को समझाएंगे, मैं एसपीएम के लिए टाइम निकाल रहा हूं, ठीक है, वो एक अलग मसला। इतने सारे पेपर सॉल्व भी दे रहे हैं, खैर टाइम आपने निकाला, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आप कह रहे हैं मैं क्वेश्चन को चेक भी करूं, जी बिल्कुल चेक करें आई कैप के आंसर से। फिर मैं आपसे ये भी डिमांड कर रहा हूं कि आप आई कैप के आंसर चेक करने के बाद जो मिसिंग पॉइंट है उनको लिखें, ताकि क्वेश्चन बार बार ना करना पड़े, बार बार ना करना पड़े। मेरी बात समझ आ रही है? माइंड में आंसर सोच लो, नहीं 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 नहीं, अदनान अनवर, ये मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट का। अदनान सॉरी, क्या कहते हैं, मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारा कमेंट सबको नजर भी आ रहा है। सर इस अटेम्प्ट में मैं बस क्वेश्चन रीड करता था, माइंड में आंसर सोच लेता था, और फिर सोल्यूशन देख लेता था। नो, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, सीरियसली स्पीकिंग, नहीं चलेगा अदनान ये। यार अदनान, टाइम देना पड़ेगा। 41 मार्क्स आए, मैं देखो आई कैप ने इसके बावजूद तुम्हें 41 दे रही है, बड़ी बात है। क्योंकि यार ये देखो ना, ये आप जब तक आप रिटर्न, अच्छा, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास कुछ टाइम पहले मैसेज आया, पता है उसने क्या बोला मुझे? सर मेरे जहन में सब कुछ था, मैं लिख नहीं पाया। कोई ऐसा है हम में से किसी का ऐसा हुआ हो कि सर मुझे समझ आ रहा था सवाल, मगर जब मैं लिखने जा रहा था तो लिख नहीं पा रहा था, मेरा पेन उस समय चल नहीं पा रहा था जिस समय मैं चाह रहा था, मेरा जहन तो चल रहा था, मगर मैं उतना लिख नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि पेपर से निकल के कि मैं पेपर और बेहतर कर सकता था। मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसे पेपर वापस मुझे मिल जाए तो मैं शायद मजीद बेहतर कर सकूं, मगर पता नहीं क्यों मैं उस वक्त नहीं कर सका, पता नहीं क्यों मैं उस वक्त जो है वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सका, हालांकि चीज मुश्किल नहीं थी। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? क्यों हुआ है?
प्रैक्टिस नहीं थी। ड्राफ्टिंग का इशू भी देखें, ड्राफ्टिंग भी क्या है असल में देखा जाए तो, आप ड्राफ्टिंग कब करेंगे, जब आप लिखेंगे तो ड्राफ्टिंग करेंगे ना। यार आप लिखे बगैर, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, एक फनी सी बात है, आपको शायद अजीब है, मतलब मेरे लिए बड़ी फनी सी बात है, आप लोगों को शायद बुरी लगे, मगर मेरे लिए बड़ी फनी सी बात है कि मैं वाकई बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ड्राफ्टिंग स्किल्स पे ज़्यादा काम नहीं किया मगर वो पास कर गए। 800 परमानेंट क्रेडिट जो है ना। मगर हैविंग सेड दैट के ठीक है यार, हमें क्रेडिट देना चाहिए आईकैप को कि आईकैप फैसिलिटेट कर रहा है। देखिए ना, कुछ नेगेटिव चीज़ हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी हमें करना चाहिए कि एग्जामिनर कम से कम चाह रहा है कि यार आप एक रिस्पेक्टेबल भी काम करके चले जाओ तो पेपर निकल जाएगा। मैं आई पर्सनली बिलीव यस, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी ड्राफ्टिंग की थी फिर भी नहीं कर सके, उनको बैड लक हुआ। मगर मेजोरिटी में समझता हूँ कि यार आई थिंक इस तरह की चीज़ों से आप पेपर काबू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत टाइम ले लिया, प्लीज यार। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज, इसको हम कहते हैं मिस्टेक लॉग, जो बीएफडी में मैं बनवा रहा हूँ। मिस्टेक लॉग, रिवाइज योर मिस्टेक लॉग रेगुलरली, रिवाइज योर मिस्टेक लॉग रेगुलरली, ठीक है। तो सर इसको प्लीज नोट करें, सर अरीब आप हमारे साथ हैं प्लीज, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, मुझे हालांकि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। जी सर। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक चीज़ बस मैं आपको एक दिखा दूँ ज़रा, मैंने एक चीज़ सर अभी हमेशा जो है की शीट में शेयर करता हूँ, ये देखें डिटेल, जिसे कहते हैं ना ग्रिड वाइज सारा काम हुआ हुआ है, जो आई थिंक मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के बड़े काम का है। तो सर इस शीट को भी आप रन थ्रू कर दीजिएगा अपने पास, ठीक है। सही। और जो हमारे प्लानर है जो भी है, इस पे आप जो है ना क्या कहते हैं, और ये मैंने आपसे जनरल बात की है, अब सर अरीब आपसे स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। सर मैंने स्टॉप कर देता हूँ शेयर, आप उधर जरा इसको जो है ना, जो आपको शेयर करना है आप देखें। सही, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और ये प्लीज आपने एंड तक लेना है सेशन, ये स्पेसिफिक अप्रोच पे बात होगी अब, कि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पे, मैं जनरलाइज चीज़ों पे बात की, अब स्पेसिफिक चीज़ों पे सर अरीब बात करने जा रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेकिन बेसिकली जितनी सारी डिस्कशन हुई वो हम लोग अपने मल्टीपल सेशंस में कवर ऑलरेडी कर रहे होते हैं। हमने एक आपके पास पोस्ट पेपर भी क्लास ली थी जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट के बारे में, क्या इसकी गाइडलाइन है, क्या इसकी आउटलाइन है, लर्निंग आउटकम, सारी चीज़ों पे मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा पोस्ट रिजल्ट जो मेरे पास सेशन होता है ना, उसमें मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं फोकस उन पॉइंट्स पे करूं जो मिस्टेक्स हमने करी इन प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जो मिस्टेक्स हमने करी ड्यूरिंग द एग्जाम। ये दोनों मिस्टेक्स कंबाइन होके ही बेसिकली आपके फेलियर का रीजन बन रही होती है। तो इसके लिए सबसे पहली अप्रोच होती है जो मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रहा होता हूँ, कि आप सबसे पहले क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि आपका पेपर रुका क्यों। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसी दिनों में होती है जब आपका रिजल्ट आया हुआ होता है। आप थोड़ा सा उस टाइम पे डिसहार्ट भी होते हैं, लेकिन आप उस चीज को एज अ पॉजिटिव सेंस में यूज कर सकते हैं कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा मेरा पेपर क्यों रुका है, तो आपकी अगली अप्रोच जो होगी वो किसी काम की नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके लिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की कॉल भी आई थी, मैंने उनको सजेस्ट भी किया था, उसमें मैं दोबारा बात भी करता हूँ कि हमें किस तरह पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी, हर किसी के लिए वो डिफरेंट होंगी। अभी मैं आपको एक जनरिक अप्रोच प्रेजेंट करता हूं जो मैंने लोगों से पूछा और जो उनके रिस्पॉन्सेस आए, उसकी बेसिस पे कॉमन क्या रीजंस होते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको कॉमन रीजंस बता देता हूं, देन फिर मैं स्पेसिफिक आता हूं। लेकिन बेसिकली सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन रीजंस होते हैं, सेलेक्टिव स्टडी हम हर अटेम्प्ट के अंदर बात कर रहे होते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? हाँ जी सही सर, है। आपकी स्क्रीन शो हो रही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हम हर अटेम्प्ट में बात कर रहे होते हैं, और मैंने इसको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पेपर से भी प्रूव किया है, सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी के अंदर मेन रीजन आपका वही आता है कि आपने जब पेपर को उठाया ही आखिरी महीने में होगा, या आपने इस पेपर के साथ जिस तरह हम बात करते रहते हैं कि सौतेला सलूक किया होगा, तो आप सेलेक्टिव स्टडी पे ही जा रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा होगा। लास्ट मंथ के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट को क्लासेस के साथ प्रिपेयर करना, अपना सेल्फ रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना इज इनसफिशिएंट। तो सेलेक्टिव स्टडी की अप्रोच आपकी तभी खत्म होगी जब आप उस पेपर को प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे। आज के दिन आपको पता है कि आपने कितने पेपर देने हैं, किस पेपर की सब्जेक्ट की आप क्लासेस ले रहे हैं, कौन से पेपर्स आप सेल्फ स्टडी पे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना टाइम क्लासेस का लग सकता है, कितने उस क्वेश्चंस की डेप्थ है जो आपने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। सारी चीजें आज के दिन पता होती है, लेकिन फिर भी हम कोई इफेक्टिव प्लान बनाते नहीं है। हमारे पास ऑडिट सीजन आता है, उसके अंदर हम बिजी होके 1-2 महीने वैसे ही हमारे निकल जाते हैं।
फिर उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास क्लासेस का प्रेशर भी आ गया, साथ साथ हमारे पास जो सिलेबस हमने उठाया हुआ था उसकी लेंथ का प्रेशर तो आ ही गया हमारे पास। देन इनएफिशिएंट प्लानिंग की वजह से फिर हम हैव हैजर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसको हम कभी कभार शॉर्टकट अप्रोच भी कह रहे होते हैं, जो अब प्रिवेल करती जा रही है स्टूडेंट्स में, जिसका नुकसान ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक रिक्वायर्ड टाइम है। इवन अगर आप भी अपने फेलियर को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद फील होगा जिस सब्जेक्ट के साथ आपने जस्टिस नहीं किया, जितना उसको रिक्वायर्ड टाइम चाहिए था आपने नहीं दिया, आप उस सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकते। तो ये सारे रीजंस बेसिकली इन एडिक्वेट प्लानिंग की वजह से फॉलो करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले सिलेबस को समझें, कोर्स को समझें, उसकी आउटलाइन को समझें। जो हमने प्लानर बनाया हुआ था, सर ने भी आपसे शेयर किया था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हमारे पास सारी चीजें ऑलरेडी आ रही हैं। कितने आपके पास लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर की कितनी लेंथ है, कौन कौन सी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो एक बेसिक माइंड मैप ऑफ द सब्जेक्ट तो आप इससे भी बना सकते हैं कि यार मुझे अगर फॉर एग्जांपल 90 आवर्स का कोर्स है तो 90 आवर्स तो मेरे वैसे भी लगेंगे क्लासेस लेने में। उसके साथ मैं अगर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास 30 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, तो मेरे पास 40 टू 50 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या मैं उन आवर्स को इफेक्टिवली आज के दिन बैठ के प्लान आउट कर सकता हूँ? क्या मुझे ये पता है कि मेरे पास फेब खत्म होने के बाद कितने लेक्चर्स हो जाने चाहिए, मार्च खत्म होने के बाद मेरा कोर्स कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए? क्या मैं अपने कोर्स को प्लान कर रहा हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट एक मंथ तो बचे रिवीजन के लिए? जब ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास रीजन भी है कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंकेज MSc 2 के साथ क्या है, तो हम लोग क्यों आज के दिन इस चीज को प्लान नहीं करते? अब जब ये हम शीट शो करते हैं प्लानर बना के, तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये प्लानर ही शेयर करते हैं। मैं बार बार उस चीज को एम्फेसाइज करता हूँ कि देखें, हर किसी की प्रिपरेशन स्टाइल, सब्जेक्ट डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। मेक योर ओन प्लानर। आपके पास एक बेंचमार्क मौजूद है, आपके पास स्टडी टेक्स्ट मौजूद है, सिलेबस मौजूद है, उसके थ्रू आप एटलीस्ट अपना एक प्लानर तो बनाएं। मैं भी ये नहीं कहता कि वो आप उसको कितना रिगरसली फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव प्लानर बनाएंगे, आपको खुद किसी भी पॉइंट इन टाइम पे ये पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे खड़े हुए। सब्जेक्ट की जो प्रोग्रेस जिस लिहाज से होनी चाहिए थी, क्या वो आपके पास हो रही है या नहीं हो रही? वापस मैं अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। दूसरी चीज हमारे पास आती थी कि हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। जिन स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर हम पेपर में भूल जाते हैं, पढ़ के जो जाते हैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, उसका एक सिंपल सा रीजन यही है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ेंगे क्लास के साथ, आप उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर सकेंगे, आप उसको याद भी नहीं रख सकेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होगी। ये आप खुद एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप फर्स्ट टाइम पढ़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के लिए आई थिंक 20 to 30% सिर्फ स्टेब्लिश होगी। आप उसको सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, आपको उसके डिफरेंट डायनेमिक्स पता चलेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करके जब अप्लाई करेंगे तो आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और फर्दर डिटेल होगी। अब ये क्या हो रहा है, एक ही टॉपिक का मल्टीपल टाइम रिवीजन जब मेरे पास हो रहा है, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, उसको मैं लिंक कर सकूंगा सिनेरियो के साथ जो आज के पेपर की रिक्वायरमेंट है। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा पॉइंट है, मेरे पास जब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं होती तो मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकता, मैं सिनेरियो बेस्ड एनवायरनमेंट में फेल हूँ। अभी मैं आपको पेपर भी रन थ्रू करवाऊंगा और ये मैं पॉइंट्स आपको कोरिलेट भी वहां से करवाता हूँ कि कहाँ पे मुझे बेसिक तो पता था टॉपिक में क्या बात है, लेकिन उस टॉपिक की एप्लीकेशन के लिए जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी वो मेरे पास थी नहीं। वो क्यों नहीं थी? वो ऊपर वाले दो रीजन की वजह से नहीं थी। ड्राफ्टिंग इश्यूज को लोग प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग इश्यूज से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या मैंने सही से कॉम्प्रिहेंड किया भी सवाल को या नहीं किया, मुझे कॉन्सेप्ट भी पिक हुआ या नहीं हुआ। सही है, आई एग्री कि जो आप डिलीवरी स्टाइल होता है वो वेरी करता है, ड्राफ्टिंग इश्यूज से भी चैलेंजेस आपके पास आते हैं, लेकिन आप अपने आंसर को एक बार आईकैप से कंपेयर करके तो देखें। आप एक्स बात कर रहे हैं, आईकैप वाई लिख रहा है, तो उसके अंदर ड्राफ्टिंग आप जितना भी अच्छा अपना पॉइंट प्रेजेंट कर दें, जितना भी अच्छा अपना आर्गुमेंट आप लिख दें, लेकिन अगर वो रेलिवेंट ही नहीं है, जो आईकैप आपसे पूछना चाह रहा है, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहा है वो रेलिवेंट ही नहीं है, तो वहां पे आप किस तरह से रीजन को लेकर आएंगे बीच में? पांचवी चीज, टाइम मैनेजमेंट। ऑल दो एसपीएम है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन स्टिल इसके अंदर भी अगर आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते तो पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर 70 मार्क्स का टाइम हुआ, 80 मार्क्स का टाइम हुआ। थ्योरी के पेपर में सब्जेक्टिविटी वैसी बहुत हाई होती है, तो आपको मैक्सिमम कवरेज पे तो इस पेपर में जाना है। ये आपका अकाउंटिंग का या बीएफडी का पेपर नहीं है जिसमें आपने 60-70 मार्क्स बिल्कुल फॉर श्योर किए और आपके पास पासिंग मार्क्स इजीली निकल के आ गए। क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच में आपको बहुत टाइम्स क्लियर नहीं होता कि मुझे क्या रिस्पॉन्स एग्जैक्टली लिखना है, और इसका 2+2=4 वाला आंसर भी नहीं होता।
तो टाइम मैनेजमेंट को भी इस थ्योरी जैसे पेपर के लिए भी आपने इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको इंश्योर करें कि आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हो। जिसी से रिलेटेड मेरा लास्ट पॉइंट है कि आप अपने टाइम को वाइजली यूज नहीं करते। जब मैं एक फिजिकल क्लास लेने जाता हूँ या प्रीवियस अगर मैं टाइम की बात करूँ हम लोग जाते थे, उसमें हमारे पास एक एजेंडा होता था कि यार अगर आज की क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है, मुझे आइडियल सिनेरियो में उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। मेरे पास क्लास की नोटिंग क्लास के दौरान ही हो जाए, ताकि जब मैं उसको रिवाइज करने के लिए दोबारा बैठूं तो मैं स्ट्रगल ना करूं कि यार क्लास में डिस्कस क्या हुआ था। मेरे पास नोटिंग ही अवेलेबल नहीं होगी तो ऑब्वियसली माइंड वो चीजें भूल जाएगा। अब स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या है कि लेक्चर हमने लगाया 2x स्पीड पे देखना शुरू किया, ना हमने उसको सही से एब्जॉर्ब किया, ना हमने क्लास के दौरान जो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको नोट किया। अब क्या हुआ, लेक्चर भी लिए, टाइम भी जाया किया। क्लास के अंदर बोला गया कि भाई आप इस सवाल को पहले खुद प्रैक्टिस करें फिर सोल्यूशन की वीडियो पे जाएं। जिसने वो अप्रोच फॉलो नहीं करी उसको पता ही नहीं चल सका कि वो क्या पॉइंट मिस कर रहा है, वो क्या ड्राफ्टिंग इश्यूज कर रहा है जो सोल्यूशन के अंदर कवर हो रहे हैं, या उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू कहाँ पर। तो ये रीजंस इस वजह से अब इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अप्रोच हमारे पास ऑनलाइन की तरफ जा रही है, ऑनलाइन से रिकॉर्डिंग की तरफ चले गई, रिकॉर्डिंग से 2x टाइम पे हम इसको प्ले कर रहे होते हैं, लास्ट मंथ में चीज़ों को लेके बैठ रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली उसकी सारी इंप्लीकेशन आपकी पेपर की कॉम्प्रिहेंशन पे, पेपर आप किस तरह अटेम्प्ट करते हैं उस पर आती है। फिर उसके बाद वही रिस्पॉन्स होगा कि हमने अटेम्प्ट 90 मार्क्स का किया था, 100 मार्क्स का किया था, हमारे मार्क्स 40 क्यों। और ये चीज बहुत अलार्मिंग मेरे लिए भी होती है कि आप इसको इस तरह देखें, अगर किसी स्टूडेंट ने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके 30 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स जो वो लिख कर आ रहा है वो जा कहाँ पर है। क्या आई कैप इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है कि 60 मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं कर रहा। तो अब इसके अंदर जब भी मैं कहता हूं कि आप लोग को हमेशा क्रिटिकली इवेल्युएट करने की जरूरत है कि क्या आप जो बातें लिखकर आए वो उस क्वेश्चन से, उस कॉन्सेप्ट से पर्टेन करती भी थी या नहीं करती थी। अब मैं थोड़ा सा दिसंबर 2023 के पेपर पे आता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए और कौन से हमारे पास सवाल ऐसे थे जो मार्क्स स्कोरिंग सवाल थे जिसकी सीक्वेंस आपको पेपर में अडॉप्ट करनी चाहिए थी या किस तरह आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए मेरे पास क्वेश्चन 1 जो था उसके अंदर स्ट्रेट कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज ऑफ मार्केटिंग हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था, प्लस इस पे एसीसीए की केस स्टडी भी हमने सॉल्व की हुई थी। सेकंड जो मेरे पास था वेबसाइट से रिलेटेड हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया हुआ था। ये सवाल 15 मार्क्स का आपके पास इजीली मार्क्स स्कोरिंग सवाल था। देखने को ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको सिक्स साइज ऑफ मार्केटिंग अच्छे से पता होगा ना तो आप इस सवाल को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अब कुछ स्टूडेंट्स ने सिक्स साइज ऑफ मार्केटिंग पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा तो उन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी और सिनेरियो देख के उन्होंने समझ लिया होगा कि यार ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और उन्होंने जेनेरिक आंसर लिख दिया। कभी कभार आपको जब एप्लीकेशन टू द सिनेरियो पूछी जा रही होती है ना तो एग्जामिनर आपको उस रोल में लेके जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये रियल लाइफ सिनेरियो होता, आपसे कोई कंपनी एडवाइस मांगती तो कंपनी से आपसे ये थोड़ी पूछती कि सिक्स एग्जाम्स ऑफ मार्केटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दो। वो तो वो वेबसाइट से निकाल के इंटरनेट से मटेरियल अवेलेबल है। आपने उसके लिए वैल्यू ऐड क्या की, आपने किस तरह उन कॉन्सेप्ट को कंपनी का सिनेरियो जो आपको बताया हुआ है उस पर अप्लाई किया। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एप्लीकेशन टू द सिनेरियो। एप्लीकेशन टू द सिनेरियो में जब मैंने प्रैक्टिस की होगी, मैंने पेपर देने से पहले इस तरह के सवाल देखे होंगे, तो ही तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव हुई होगी। जब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, मैंने सवालों को देखा ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह टेस्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 फॉर मी इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन, जिसने अगर इसको अच्छे से कवर किया था मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 मेरे पास वो एरिया है जो मैंने रीजन ऑफ फेलियर में आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, सेलेक्टिव स्टडी। ह्यूमन रिसोर्स वाले एरिया जब से एसपीएम पे आईकैप शिफ्ट हुआ बीएमएस से नहीं पूछ रहा था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पूछ रहा था। उससे पहले पूछता हुआ आ रहा था और उसके जो सिनेरियोस थे मैंने ये भी स्टूडेंट्स को बताया था कि पास पेपर्स में अगर आप जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एरिया के जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे रेलिवेंट है अभी भी, क्योंकि आईकैप पहले भी इन पे केस स्टडी बेस्ड चीजें पूछता था और चैप्टर 11 12 13 को लिंक करके सवाल बनाता था। अभी भी क्या हुआ, अगर मैं सवाल को आपको समराइज करूँ ना तो ये सवाल बेसिकली इस वाली लाइंस पे आपके पास शुरू हो रहा होता, जिसमें आप आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते थे उसकी मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा हुआ था। जिस स्टूडेंट को फिक्स पे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का कॉन्सेप्ट पता था वो इसको पॉइंट्स यूज कर सकता था, जिसको लिंकिंग रिवॉर्ड्स विद परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट याद था
वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता था। जिसको टीम बेस्ड रिवॉर्ड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता थे, वो उन पॉइंट्स को यूज कर सकता था। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपने पढ़े, लेकिन क्योंकि इन पॉइंट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह हो सकती है, तो आप सवाल पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। जो इजी स्कोरिंग 10 मार्क्स थे मेरे पास, वो मुझे नहीं मिल पा रहे। आप इस सवाल पे आएंगे, आप इसको अब दोबारा रिविजिट करेंगे, उसने जगह जगह पे आपको हिंट दिए हुए, टीम बोनस का उसने वर्ड यूज किया। अब टीम बोनस से आई कैप क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि आपको पता हो कि यार, अगर मैं टीम बोनस की स्कीम निकालता हूँ तो उससे कंपनी को क्या फायदा होता है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। आप उन्हीं को मोल्ड करके लिख देंगे, ये एप्लीकेशन टू द सिनेरियो हो जाएगी आपके पास। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में भी स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास प्रीवियस पैटर्न नहीं था, रीसेंट अटैम्प्ट उन्होंने घुमाई होंगी, एचआर वाला एरिया नहीं आया होगा, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी अप्रोच टाइम उनके पास था नहीं। तो ये भी इजी स्कोरिंग एरिया था मेरी नजर में, जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने उस अप्रोच को सही रखा होता। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिनेरियो के अंदर, अगर मैं बात करूं, शुरू की 3-4 लाइनें आपके लिए किसी काम की नहीं है। आपको यहाँ पे मोस्टली आंसर प्रोड्यूस करना है, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर है, आईकैप ने आपको दिया हुआ है, उसको यूज करते हुए आपने आंसर प्रोड्यूस करना था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या हो रहा था कि आपने क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट के हवाले से बात करनी थी। अगेन अ स्ट्रेट क्वेश्चन। और हमने जो वर्कशॉप कंडक्ट की थी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने दिसंबर 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। उसके अंदर भी क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट पे 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जैक्ट रिपीट हुआ हुआ यहाँ पे। आई कैप इसकी एप्लीकेशन ज्यादा मुश्किल कर ही नहीं सकता। जब आपने एक बार क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट पे क्वेश्चन कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है, डिटेक्टिव कॉस्ट क्या होती है, वो जैसा भी सिनेरियो बना दे, मेरे लिए मसला ही नहीं है। अब अगेन, जिसने चैप्टर 14 को इग्नोर किया टाइम की बेसिस पे, या चैप्टर 14 के शुरू के कॉन्सेप्ट पे मेहनत करी, सबसे एंड में क्वालिटी रिलेटेड का कॉन्सेप्ट है उसमें, वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। जब उस एरिया को उसने कवर ही नहीं किया, तो ये मार्क्स उसने लूज कर दिए। इजी स्ट्रेट 8 मार्क्स थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वो एक टिपिकल रिफ्लेक्शन है, जो हमने मल्टीपल टाइम वर्कशॉप में भी बात करी, वैसे भी बात करी, कि आईकैप पेपर्स के अंदर डेटा एनालिसिस वाली स्किल्स को टेस्ट करना चाह रहा है। आप रिसेंट अटेम्प्ट के 2-3 पेपर्स उठा लें, आपको 2 से 3 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें इस तरह टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा होगा, मल्टीपल आपके पास रेशोज गिवन होंगे, जिसकी बेसिस पे आपकी एनालिसिस स्किल है क्या, किस तरह आप इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, आइडेंटिफाई करते हैं, वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब सवाल अपेरेंटली किसी ने यहां तक देखा होगा तो उसको लगेगा ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल। लेकिन जिस स्टूडेंट ने आके वही अप्रोच जो हम क्लास में फॉलो करते थे, रिक्वायरमेंट्स इसको लेके चला होगा, अब यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट बीसीजी मैट्रिक्स पे आ गई, एंस ऑफ मैट्रिक्स पे बात आ गई, देन आपके पास रिस्क एसोसिएटेड आ गए। अब सवाल एक है, लेकिन इसके डायनामिक्स आप देखें कि बीसीजी मैट्रिक्स की भी एप्लीकेशन है, एंस ऑफ मैट्रिक्स की भी एप्लीकेशन है, रिस्क वाले कॉन्सेप्ट की भी एप्लीकेशन है, डेटा एनालिसिस स्किल्स की भी एप्लीकेशन है। चैप्टर 1 से 7 को जब तक हम कंबाइनली जो पढ़ते थे ना, उसका रीजन ये होता था कि आपको पता हो कि भाई आप चैप्टर वाइज सवालों को अप्रोच ना करें, एक होलिस्टिक अप्रोच आप डेवलप करें सवाल को अटेम्प्ट करने की। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मैं आपको एक ही सवाल के अंदर पेस्टल भी लगाने के लिए बोलूं, स्वॉट एनालिसिस भी बोलूं, तो आपको पता हो कि आपने किस तरह उनको अप्लाई करना है, उनकी लिंकेज क्या बनती है। मल्टीपल टाइम्स हमने इसी चीज को इन्फोर्स भी किया। प्रीवियस सेशन में भी मुझे याद है हमने बात की थी कि भाई वो अब एक सवाल एक टॉपिक से नहीं बना रहा, इवन एक क्वेश्चन एक ग्रिड से भी नहीं बना रहा, आपको वो प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर रहा है कि प्रैक्टिकली जब आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है उसमें आपने होलिस्टिक अप्रोच कैसे लेनी है। अब इस सवाल के अंदर जिसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट के डायनामिक्स नहीं पता होंगे कि डेटा को मुझे किस तरह एनालाइज करना है, फर्दर बीसीजी मैट्रिक्स में क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, किसी को नहीं याद होगा, तो वो सवाल इसके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। जबकि जिन स्टूडेंट्स ने बीसीजी मैट्रिक्स को अच्छे से समझा हुआ है, एनसॉफ को अच्छे से समझा हुआ है, तो शुरू के 9 मार्क्स बहुत ईजी है। तीसरा उसने इसमें क्या किया कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज उसने बताई हुई। अब सवाल मार्केटिंग का नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से सवाल की कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए इसमें क्रिएट हो रही है। जिस किसी को नहीं पता कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी में मैं एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी क्या रखता हूँ, वो कभी भी एंस ऑफ मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता था सवाल। अब ये सवाल का लेवल मुश्किल होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल इजी क्वेश्चन था,
लेकिन ये वही लेवल है जिस पे आईकैप आपको लाना चाह रहा है, और वो इससे ऊपर भी जा सकता है कि सवाल पूछा हुआ ग्रेड ए से, सवाल को अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के यूज हो रहे हैं, सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए एनालिसिस स्किल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की यूज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ ग्रेड ए कवर करके जाते, बाकी फॉर एग्जांपल आप पूरा कोर्स नहीं पढ़ते, आप इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अब इसमें अगेन आप देख लें कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी रीइंफोर्स हो रहे हैं, आपस में लिंक कैसे कर रहे हैं। अब मुझे पता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इजी मार्क्स लूज किए होंगे। 10 मार्क्स के लिए उसने आपसे सजेशंस पूछी या रिस्क पूछे उन स्ट्रेटजीज से रिलेटेड। उसके लिए लाजमी जरूरी है कि इन सारे कॉन्सेप्ट की जो मैंने बात की उसकी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड हो आपके लिए, तो ही आप इस सवाल को कर सकते थे। यही बात है, मैंने जब खुद से इस चीज को एनालाइज करके मैंने देखा तो मेरे पास यही पॉइंट्स आए कि भाई बीसीजी मैट्रिक्स पता था मुझे, एनसॉफ पता था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की डेटा एनालिसिस स्किल्स क्या मुझे पता थी, क्या मुझे स्ट्रेटजीज के रिस्क पता थे, जिसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड एनसॉफ मैट्रिक्स, हर स्ट्रेटजी के जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने के लिए जरूरी थी, क्या वो मुझे पता थी? जब भी मैंने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स केस स्टडी विद होलिस्टिक अप्रोच। अब आ जाते हैं एथिक्स वाले एरिया पे, जिसमें स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी एलिमेंट हमारे पास कम इसलिए होता है क्योंकि एथिक्स का एरिया एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एथिक्स के क्वेश्चन में लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने वर्कशॉप में भी समझाई थी, क्लासेस में भी मैं समझाता हूँ, कि एसपीएम के लिए एथिक्स के माइंडसेट को आप चेंज करें। प्रीवियस पेपर्स में जो हम पढ़ के आ रहे होते हैं, ऑडिट वाला पेपर हो गया, टैक्स के अंदर हो गया, एफएफआर के अंदर हो गया, वो सारे एथिक्स के सिनेरियोज इंडिविजुअल के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल की एप्लीकेशन थ्रू द एथिक्स इन्वॉल्व होती है। एसपीएम के अंदर कॉर्पोरेट एथिक्स की बात होती है, इंडस्ट्रियल एथिक्स की बात होती है, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स आपके पास क्या है, विसिल ब्लोइंग पॉलिसी क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास एंगल्स क्या है, ये सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इस एथिक्स को भी एक जेनरिक अप्रोच देंगे कि मैंने प्रीवियसली एथिक्स के कॉन्सेप्ट किस तरह डिस्कस किए हुए, तो आप कभी भी इसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सवाल अगेन एथिक्स का लेंथी है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस इन्वॉल्व है, लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें बहुत सारे इजी स्कोरिंग मार्क्स हैं। विसिल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट किसी को अगर सही से पता था वो उसमें 2-3 मार्क्स स्कोर कर सकता था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एंगल है वो इस सवाल में 5 से 6 मार्क्स आपको इजीली दिला सकता था। अब लोग बोलेंगे एथिक्स के अंदर तो भाई वो चीज नहीं आती, लेकिन अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इथिकल इशू। इसी तरह एथिकल स्टैंड पॉइंट का मतलब एथिकल स्टांसेस पे हमने बात की थी कि भाई एक कॉर्पोरेट बीइंग अ कॉर्पोरेट सोशल सिटीजन कौन कौन से एथिकल स्टैंड पॉइंट लेकर आ सकता है, वही सवाल में अप्लाई हो रहा था कि क्या सिर्फ उसको लीगल ऑब्लिगेशन करना जरूरी है, लीगल ऑब्लिगेशन से बढ़ के क्या वो सिर्फ फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज करे। अगेन मैं उस सवाल की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो हम इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तब मैं आपको फर्दर डायनामिक्स बताऊंगा। लेकिन अगेन इसके अंदर भी सेलेक्टिव स्टडी है आपके पास। एथिक्स के अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमने प्रैक्टिस कम करी या हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन वही है, क्या जिसमें जो टॉपिक्स डिस्कस हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर थी? क्या आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव पता थे? क्या कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्यों होता है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह इंप्लॉयज पे होती है, वो आपको क्लियर थी? विसिल ब्लोइंग के क्या क्या एंगल्स होते हैं, क्या मेरे पास अप्रोच अडॉप्ट करना होती है, क्या आपको वो पता थी? अगर आपको इवन ये वाली चीजें भी पता होती तो 12th नहीं तो आप कम से कम इसमें से 6 to 7 मार्क्स पासिंग मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते थे। अगेन आई नो कि एथिक्स वाला थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एरिया है, इस पे हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि किस तरह इसकी फर्दर प्रैक्टिस की जा सके ताकि कॉन्सेप्ट फर्दर रीइंफोर्स हो सके, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रिड है, 10 से 15 मार्क्स अलग से आए के अपने फ्री में रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इस ग्रिड के साथ अलग से सोतेला शुरू कर देते हैं। और एथिक्स को अगर आप खुद भी एनालाइज करेंगे ना अपनी प्रिपरेशन का, आपने कितना टाइम दिया होगा, तो आई अज्यूम कि आपने 5% से ज्यादा नहीं दिया होगा, जबकि मार्क्स आपको वो 10 से 12 मार्क्स ही दिला रहे हैं, 12 मार्क्स का सवाल इसमें आया हुआ है। अब इस पेपर के जो स्टार क्वेश्चंस अगर मैं कहूंगा ना, वो आपके पास क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 मेरे पास अगेन टिपिकल क्वेश्चन परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। वर्कशॉप में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी इसके ऊपर कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया के डायनामिक्स कितने ब्रॉडर हैं। कोई बंदा स्टडी टेस्ट का चैप्टर पूरा रट के भी चला जाए तो इस सवाल की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। इसके लिए प्रैक्टिस का एंगल इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम मैंने रिइंफोर्स किया ताकि आपकी एनालिसिस स्किल्स डेवलप हो।
आपका माइंड जितना एनालिटिकली ट्रेन होगा वो इस टेबल को देख के घबराएगा नहीं। अब मैं भी अगर पेपर में इसको मैं स्टूडेंट की नजर से देखूं तो मैं इस टेबल को देख के घबरा जाऊं, सवाल के डेटा को मैं कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। कब? जब मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब मैंने इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव सवाल प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो मुझे पता होगा इतने सारे डेटा को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सवाल की कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश को समझना नहीं है, डेटा सवाल के अंदर जो गिवन है उसको मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरह इंटरप्रेट कर सकता हूँ। अब आईकैप ने देखा, आईकैप ने उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाया। अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेपरेट लाइंस में भी दिया जा सकता था। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अब सवाल में बंदे को ये भी पिक करना है कि भाई स्लैश से पहले मेरे पास अर्निंग पर शेयर है, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है? जबरदस्ती का डेटा को मुश्किल तो बनाया जा रहा है, लेकिन आप एनालिटिकली कितना स्ट्रांग है कि आप जब एक फिगर्स को देख रहे हैं तो आप उससे क्या ट्रेंड डेवलप कर पा रहे हैं, किस तरह उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, आंसर में आप किस तरह इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मुझे पहले एक अप्रोच अगर पता होगी तो सवाल में डेटा जितना भी डिस्टॉर्टेड हो, मैं उस अप्रोच के लिहाज से, उस फ्रेमवर्क के लिहाज से उस डेटा को जब संभाल लूंगा, मेरे लिए सवाल को लेके चलना इजी हो जाएगा। इस सवाल के अंदर मैं अगेन वही कहूंगा, मेरे पास अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं थी परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया की, स्टूडेंट इस सवाल में स्ट्रगल करेंगे और इसको इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले एरिया को भी अब थोड़ा सा अपग्रेड करता जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पहली बार ग्रिड सेपरेट हुई थी, सवाल कंपैरेटिवली इजी था। अब उसके पास एक क्वेश्चन बैंक डेवलप हो रहा है, पेपर को आए हुए भी आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गई हैं। तो ये एरिया ऐसा है जो आपके पेपर में हमेशा स्कोरिंग एरिया भी बन सकता है और वर्स्ट परफॉर्मिंग एरिया भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अप्रोच। अब जिन स्टूडेंट्स की अप्रोच क्लियर नहीं थी उन स्टूडेंट्स ने इस एरिया पे टाइम लगाया होगा, चैप्टर पढ़ने में, रेशोज पढ़ने में, प्रैक्टिस पे टाइम नहीं लगाया होगा। और जिन स्टूडेंट्स को क्लियर होगा उन्होंने इस एरिया की प्रैक्टिस को प्रायोरिटी पे रखा होगा। सेपरेट ग्रेड है, हर अटेम्प्ट के अंदर 15 मार्क्स कहीं नहीं गए इस एरिया के। और जिसकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी इस एरिया की, वो इस एरिया के अंदर इजीली मार्क्स स्कोर कर सकता था। आई नो के मतलब कंप्लीट मार्क्स स्कोर करना मुश्किल थे, क्योंकि उसने बहुत सारे कंपनी टू कंपनी एनालिसिस में डाला हुआ था। आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी एनालिसिस फर्स्ट टाइम इसने इंकॉर्पोरेट किया हुआ था। देन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी थे, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस इसमें मौजूद था। तो जब मेरे पास मल्टीपल बेंचमार्किंग इन्वॉल्व है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, 5 साल का मेरे पास डेटा है, तो इट्स नथिंग बट जस्ट योर प्रैक्टिस, कि जिसके थ्रू आप इतने सारे डेटा पॉइंट्स को हैंडल करना सीख सकें। और अगेन ये एक स्किल है, ये मैं आपको 10 बार बता दूं, मैं आपको सारे पॉइंट्स लिख के दे दूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे आप डेटा को नहीं समझ सकते। रेशोज में इसमें क्या मुश्किल है? किसको नहीं पता ग्रॉस प्रॉफिट की इंटरप्रिटेशन क्या है, नेट प्रॉफिट की इंटरप्रिटेशन क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या इंटरप्रेट करती है, रॉस मेरे पास क्या इंटरप्रेट करता है। लेकिन मैं इस डेटा को देखते हुए क्या ये बता सकता हूँ कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी के चैलेंजेस क्या हैं। ये चीज कैसे डेवलप्ड होगी? जब मैं इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं इंटरप्रेशन करना सीखूंगा डेटा की, उसको कोरिलेट करना सीखूंगा इंडस्ट्री के साथ, कंपनी के डायनामिक्स के साथ, और सवाल के अंदर जो वो हिंट देना चाह रहा है उनके साथ। अब इसमें एक और पॉइंट था जो इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी इथिकल कंसिडरेशन है। अगेन होलिस्टिक अप्रोच, कि सीईओ के जो कमेंट्स हैं आपके पास रिलेटिवली लोअर प्रॉफिट पे, वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंप्लाइंस से कोरिलेट कर रहा है। अगर आई कैप इस सवाल को और मुश्किल बनाना चाहता ना, तो वो यहाँ पे एथिक्स का एलिमेंट भी इंकॉर्पोरेट कर सकता था। उसने कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ऐड करनी थी कि आप कंसीडर करें एथिकल स्टांसेस डिस्कस इन द क्वेश्चन एंड इवेल्युएट द रिस्पॉन्स एज गिवन बाय द सीईओ। यहाँ पे एथिक्स भी आ जाता। अब मैं क्यों कोरिलेट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, और मैं किसी भी सवाल को एक स्टैग्नेंट अप्रोच से नहीं देख रहा, एक होलिस्टिक अप्रोच से देख रहा हूँ, एक कंपनी के लिहाज से देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैं उस कंपनी को एडवाइस करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं किस तरह चीजों को एनालाइज करूंगा। अब आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो इस पेपर का मेरे लिहाज से टफेस्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, या सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर भी स्कोरिंग मार्क्स अवेलेबल थे। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज का हमने सवाल दिसंबर 2022 के अंदर भी देखा, वर्कशॉप में डिस्कस किया। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग के अंडरस्टैंडिंग को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। लेकिन इस सवाल में इशू क्या था? इस सवाल के अंदर इशू था, अगेन उसने डेटा बहुत ज्यादा आपको दे दिया। उसने मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपसे टेस्ट किया,
उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लिंक किया आपकी नॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटजी से, और सबसे शुरू में आपको एक हिंट देके छोड़ दिया जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस कर दिया। फोकस कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल ऑप्शन पे। अब कोई बंदा आया, उसने बैलेंस स्कोर कार्ड देखा, उसने इस पॉइंट को इग्नोर किया और इस पूरे पे बैलेंस स्कोर कार्ड बना दिया। बाहर निकल के उसने कहा कि मैंने पेपर पूरा टाइम किया और मेरा पेपर पास हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वो चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कब हम सवाल के डायनेमिक्स को या सवाल के अंदर जो बारीक बिनियां होती है ना उनको इग्नोर कर देते हैं, आंसर प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो किस डायरेक्शन में हमसे पूछना चाह रहा है। कंपनी का मसला क्या है, कंपनी का फोकस क्या है, कंपनी डेटा किस बेसिस पे दे रही है। क्या मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जेनेरिक लिख रहा हूँ या मैं कंपनी के मेन प्रेफरेंस पे फोकस कर रहा हूँ, जो कि ऊपर उसने लिख के एक लाइन में दे दिया। अब यहाँ पे ही वही डिफरेंस है कि सर हमने आंसर पूरा लिखा था, मार्क्स हमें नहीं मिले। अब अगर आप लोग जाके क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे इस पेपर को, गौर से सजेस्टेड आंसर को पढ़ेंगे, अनबाइस्ड होकर उसको आप इवेल्युएट करेंगे, आपको रीजंस मिलना शुरू होंगे। मैं ज्यादा पॉइंट्स पे इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा ताकि मैं चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज आप खुद करें, खुद से अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें, फिर आप फिगर आउट करें कि यार हमारा मसला किस डायरेक्शन में रहा है। क्या हम बस सिर्फ एक ब्लेम गेम कर रहे हैं कि यार हमने पेपर इतना लिख रहे हैं, मार्क्स हमारे पास नहीं आ रहे, या हम चीजों को समझ भी पा रहे हैं। मेरी कॉम्प्रिहेंशन का मसला है, मेरे कॉन्सेप्ट्स का मसला है, मेरी प्लानिंग का मसला है, मेरी टाइम मैनेजमेंट का इशू है, मेरे पास लिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी ड्राफ्टिंग का इशू है। अब ड्राफ्टिंग एक सिंपल सा वर्ड है जिसमें हम सब कुछ समराइज कर देते हैं। उससे पहले जितने मल्टीपल पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो भी जेन्युइन इश्यूज हैं, जो आपकी इनएडुकेट स्टडी के हिसाब से आप जितना कम टाइम इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं उसकी वजह से वो हाईलाइट हो रहे हैं। अगेन मैं दो तीन बातें और करता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी देख लेता हूं। रीजंस ऑफ फेलियर हमने देख लिए। उसके बाद जो मेरे पास क्लास वाली अप्रोच थी वो भी मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दी थी। एक मिनट दिएगा मुझे। मेरे पास लेक्चर टेकिंग अप्रोच जो है ना, वो भी मैंने उस पर मल्टीपल टाइम बात भी कर ली। मैं दोबारा एक बार इन्फोर्स कर दूं, सिर्फ क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लासेस को जिस लिहाज से लेना चाहिए, क्या मैं उसी तरह से ले रहा हूँ? क्या मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि भाई मैं आज कौन सा लेक्चर लेने बैठा हूँ? मेरे पास मेरा प्लानर मौजूद है, चैप्टर 1 की मैं क्लास ले रहा हूँ, किस ग्रेड से बिलोंग करता है, कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। ये सारे सवाल वो हैं जो आपको उस लेक्चर के अंदर पूछने चाहिए खुद से कि यार अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, तो उस पर सवाल पेपर में किस तरह बन सकता है। सबसे अच्छी अप्रोच यही है, अगर आप एसपीएम में किसी भी टॉपिक को बार बार ये सोचेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, किस तरह अप्लाई हो सकता है, आप उस टॉपिक को बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकेंगे। क्लास ली, क्लास में जो इंपॉर्टेंट बात हुई, नोट्स बनाई नहीं मैंने, मैंने नोटिंग ही नहीं करी। तो मेरी क्लास लेने का जो टाइम था, जो मैंने यहाँ लिखा था ना, डिडंट यूज द टाइम वाइजली, उसका मतलब ये था मेरे पास जब वैसे ही टाइम कम है, मल्टीपल पेपर में दे रहा हूँ, फर्म के भी चैलेंजेस हैं, तो जब अगर मैं एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा भी लगा रहा हूँ, क्या वो मैं इफेक्टिवली उस आवर को लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा। दूसरी चीज, जो पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, यार अभी समझ नहीं है बाद में देखेंगे, छोड़ दिए। एटलीस्ट उस टाइम पे आप लिख तो लें कि कौन सी चीज आपको क्लियर नहीं हुई जिसको आपने बाद में रिविजिट करना है। वरना क्या होगा, जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा लेके बैठेंगे रिवीजन के टाइम पे, पूरा आपको सिरे से पढ़ना पड़ेगा, जो पॉइंट क्लियर नहीं था फिर तब जाके आपको पिक होगा और वो आखिरी महीना होगा। सवाल के अंदर लेक्चर्स में बोला जा रहा है कि भाई आप खुद से प्रैक्टिस करके आए, उसके बाद सोल्यूशन देखें। मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने थे, मैंने क्वेश्चन की वीडियो देखी, लेक्चर की वीडियो देखी, खत्म। सोल्यूशन की वीडियो देख के मैंने बस कंक्लूड कर दिया कि मेरे लेक्चर्स हो गए। भाई जब आपने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स हाईलाइट होने चाहिए थे जो आपने नहीं सोचे, किस तरह लिखने चाहिए थे जिस तरह आपने नहीं लिखे। वो तभी होगा जब आप खुद से पहले एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सोल्यूशन की वीडियो को देखेंगे, आपके पास बहुत अच्छा एनालिसिस आता रहेगा। और आप बिलीव करें कि एनालिसिस आपके पास खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होता रहेगा जब आपके लेक्चर्स और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। रेगुलर क्लासेस नहीं लेते। अगर मैंने लाइव क्लासेस नहीं हो रही, रिकॉर्डेड अप्रोच पे मैं चल रहा हूँ, मेरे पास प्लान ही नहीं है, मेरी क्लासेस पाइल अप होते रहेंगी। जब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, 3 से 4 क्लासेस मिस हो गई, अब मैं बोलूंगा कि यार मैं तो लाइव क्लासेस के साथ आ नहीं सकता। लाइव क्लासेस के साथ आ नहीं सकता तो मैं क्या मुराद कह रहा हूँ, मेरा प्लानर। अगर ये क्लासेस फिजिकल होती, ये क्लासेस लाइव होती, मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती, तो किस पेस पे मुझे चीजें देखनी चाहिए थी,
क्या वो मैं देख पाया या नहीं देख पाया। दैट इज बेसिकली पाइलिंग ऑफ द लेक्चर्स। मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमने लेक्चर सारे देखे आखिरी महीने के अंदर, हमने लेक्चर सारे कवर किए 2x स्पीड के ऊपर, खुद से प्रैक्टिस की नहीं सर, उसका टाइम तो नहीं था, एंड में टाइम बहुत कम था हमारे पास। सेलेक्टिव लेक्चर्स हमने देखे, कुछ लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने, तो उस लेक्चर तक हम पहुंच ही नहीं सके। रिजल्ट क्या हुआ? क्लासेस ले ली, आपके पास टाइम ही नहीं बचा सेल्फ प्रैक्टिस का। आपका जो अपना रिवीजन का टाइम जो आपने डेडिकेट करना चाहिए था वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं रहा एंड में, आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया हुआ था। उसके लिए क्या अप्रोच है भाई आपके पास? अब ये तो बात हो गई ओवरऑल सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। जब मैं किसी भी सवाल को प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ उसकी अप्रोच में क्या लेके चल रहा हूँ? क्या मैं अपने आंसर को फुल स्प्रिट में लिख रहा हूँ जिस तरह पेपर में लिखना चाहिए? जो लोग बोलते हैं ना कि सर हमसे ड्राफ्टिंग में इश्यूज हो रहे हैं, हमें सवाल किस तरह लिखना था समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने उस तरह प्रैक्टिस ही नहीं की होती। या तो माइंड के अंदर सोल्यूशन को देखा होता है, या बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए होते हैं। जब कंप्लीट सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो उसकी आपको आदत कैसे बनेगी? और आप ये चीज अपने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर में जाके आपके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस होंगे, कंप्लीट बात आप डिलीवर कर देंगे। वो सारी चीजें बेसिकली आपकी प्रैक्टिस की ही रिफ्लेक्शन होती है। दूसरा, जब मैं सजेस्टेड आंसर से अपने आंसर को कंपेयर करता हूँ, मुझे उसमें पता ही नहीं होता कि मुझे किन पॉइंट्स को कंपेयर करना है। उसी लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्या मैं कॉन्सेप्चुअली अलाइन हूँ विद द आई कैप। अभी भूल जाएं कि उसने कैसे लिखा, मैंने कैसे लिखा। फर्स्ट, क्या मैंने भी वो कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक पिक किए जो होने चाहिए थे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसने कैसे लिखा और मैंने कैसे ड्राफ्ट किया। तब आपके पास आपका फर्दर एनालिसिस बनेगा कि यार कितना मसला कॉन्सेप्ट का है, कितना मसला ड्राफ्टिंग का है। ऑल टुगेदर मैं हर चीज को ड्राफ्टिंग में नहीं डाल सकता। तीसरी चीज कि भाई मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस किया जो मैंने लिखे थे और आंसर में भी थे। आंसर में चार पांच बातें और थी, मैंने उनको फोकस ही नहीं किया और उनको छोड़ दिया। भाई आई कैप का जो सजेशन आंसर है, आई नो कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं एग्जाम में, लेकिन वो आपकी तैयारी के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव उसने इसलिए बताया हुआ है कि यार इसमें ये कॉन्सेप्ट भी लग सकता था, फला कॉन्सेप्ट भी लग सकता था, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप हो। आप उस सवाल को पूरा एंड तक अपने कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करना सीखें। भले आपका 60-70% आंसर मैच हो रहा हो, जो 30% मैच नहीं हो रहा उसको भी सोचें उसने क्यों लिखा वहां पे, उसका क्या सेंस बनता था। क्या मैंने ऐसी कोई चीज पढ़ी है, क्या मेरे पास ये कॉन्सेप्ट ट्रेस हो पा रहा है, या उसने सेशन आंसर में सिर्फ अपनी मर्जी से लिख दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपने टाइम को ट्रैक किया? आपने आंसर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, आधे घंटे में होना चाहिए था, आपने 1 घंटे में किया, तो इसका मतलब क्या, आपने आधे घंटे के मार्क्स तो पेपर में लूज कर दिए। और टाइम मैनेजमेंट का इम्पैक्ट हमने देखा, थ्योरी जैसे पेपर पे भी आ सकता है। तो ये पॉइंट सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए है कि अपनी प्रैक्टिस को भी इफेक्टिव बनाएं, लेक्चर्स टेकिंग अप्रोच को भी इफेक्टिव बनाएं, ताकि आप अपने टाइम को वाइजली यूज कर सकें, जो आपके पास बहुत कम है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप दे रहे होते हैं, आप लोग फिर स्ट्रगल करते हैं टाइम के साथ, और उसके सारे रीजन यहाँ पे मेरी वही है। प्रिपरेशन प्लानिंग जो मैंने जेनेरिक बात कर भी ली, मेरे पास कोई प्लान नहीं, पता मुझे कितने वीक्स में कितने लेक्चर्स देखने हैं, कब तक मुझे क्या कंप्लीट करना है, रिवीजन का कितना टाइम छोड़ना है, फर्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए, सेकंड रिवीजन कब होगा, एग्जाम के दरमियान मेरा गैप कितना है, कितनी चीजें मैं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता होती। अगेन रीजन फिर आपके पास वही आता है, फेलियर का। इन पॉइंट्स पे आप लोग सोचें, मैं फिर आपके क्वेश्चंस भी एक 1 to 1 लेना शुरू करता हूँ। और मुझे 2 मिनट दिएगा, मैं चार्ट्स पे भी लगा लेता हूँ जब तक। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सर अरीब ने आपके सामने। पूरा दिसंबर 23 का पेपर सर ने डिस्कस किया, कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी गई। फिर आपके सामने देखें पूरी ऑर्गेनाइज अप्रोच जो है वो सामने रखी गई है। और सीरियसली स्पीकिंग देखें, हम बड़ा जैसे कहते हैं ना कि हमें बी का टीचर बड़ा अफसोस भी होता है कि यार मतलब इतना एफर्ट आप लोगों के लिए हुआ है, और हम आगे भी एफर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, बट थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक आप इसमें जो है ना हमें आपके कॉपरेशन की ज़रूरत है। एंड ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दफ़ा कोई वो एक मुहावरा होता है, पता नहीं आपने सुना है, सुना, नलका खुल जाता है। तो 800 प्लस परमानेंट क्रेडिट मीन नलका तो खुला है इस टाइम में, मगर हर टाइम में नलका खुलता नहीं है। ठीक है, ये 400 500 परमानेंट क्रेडिट पे 300 400 पे जा रही होती कहानी, बट ये 800 पे अगर चले गई तो हर टाइम में 800 नहीं होगा। तो अगर लेट से मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स अभी 40 आए ना, तो आप समझिए अगर ये एवरेज पेपर होता तो 40 मार्क्स नहीं होते, ये फिर समझिए आप डिस्काउंट करें तो उसको 30 35 होते हैं।
तो अगर ये 800 की जगह परमानेंट क्रेडिट 600 होते हैं या 500 होते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि आप उसका एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं तो आपके मार्क्स एक्चुअली इतने हैं। क्या कहते हैं सर इस बारे में आप? सर मेरे ख्याल से अभी इसे चार्ज करके आ रहे हैं, तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एक मिनट, सर का वो हो गया है। सर चेक करें, आप अनम्यूट हो गए। जी सर, आप सही। तो ऐसा ही है कि देखें, हर घर में नल का नहीं खुलता है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो आपने बात की अभी, आप अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं जो ना क्या कहते हैं, नहीं शेयर कर रहा कुछ। नहीं, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सेस ही देख रहा था चैट में। ठीक है। अच्छा। जी, अब आप जरा बिल्कुल पूछें यार, हमने चैट ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है। सर इस पर आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए अगेन वही जो मैंने बात की थी वो चैट में भी आ गई। सर ये शीट शेयर कर दें। अब अगेन वही है, जिस अप्रोच को हम लोग चेंज करना चाह रहे होते हैं वो अप्रोच शुरू ही पहले दिन से होती है। जो बंदा अपना प्लानर बनाने में कितना इंटरेस्टेड है वो डिपेंड करता है कि वो उस प्लानर को किस तरह लेके चलता है या उसको कितनी वेटेज देता है। अगर मैं अपने पास वो प्लानर खुद डेवलप करने के लिए तैयार हूँ तो उसका मतलब मेरा एटीट्यूड आज से ही सही है। शेयर करने का मसला नहीं, वो तो सिर्फ एक एक्सेल शीट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये प्लानर भी हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वो भी शेयर कर देंगे। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वन साइज डजंट फिट ऑल। किसी के 2 पेपर हैं, किसी का 1 पेपर है। हर किसी का प्लान वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू हिज सर्कमस्टेंसेस। तो कोशिश ये करें आज के लेक्चर को, आज के सेशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाएं। आज के दिन ही एटलीस्ट एक समरी अपने पास बना लें, एक एक मोटा मोटा सा एक प्लानर बना लें कि यार मुझे चीजें क्या क्या कवर करनी है, जिससे मेरा जो चैप्टर है या मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। और उसके साथ फिर प्लानर बनाएं। सोचें कि आपको कब कब क्लासेस लेनी है, उसका टाइम भी आप डिसाइड कर लें कि यार मुझे हर सैटरडे क्लास लेनी है, हर संडे मुझे क्लास लेनी है, एसपीएम की मुझे 3 क्लासेस वीक में कवर करनी है, जो करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए मैं क्लासेस का टाइम नहीं छोड़ूंगा, ताकि मैं अपने पास अगर टारगेट करता हूँ पेपर से 1 मंथ पहले तक मेरा सब्जेक्ट कवर हो जाए तो वो हो भी जाए। फिर मैं रिवीजन की प्लानिंग अलग करूँ। तो अगेन इसमें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना भी प्लानर जरूर बनाएं। ये वाले प्लानर भी बिल्कुल शेयर हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है सर, जल्दी जल्दी हम चैट्स पे देखें। पॉइंट 2 मैं आपसे कर लेता हूँ, जो भी आपके स्पेसिफिक टू क्वेश्चंस है ना, वो तो हम ऑब्वियसली ये सेशन में इंशाल्लाह सॉल्व भी कर रहे होंगे। अभी मेरी पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको हर सवाल के अंदर क्या लिखना है, किस तरह लिखना है वो बता दूं। सिर्फ एक वो जेनेरिक आइडिया था। तो जो क्वेश्चन रिलेटेड आपके सवाल हैं कि उसमें ये पॉइंट किस तरह कवर करना था, वो हम जब लेक्चर्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे, तब आपको वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मगर जैसे सर ने बात की ना कि आपको टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम आप वीकली बेसिस पे डिसाइड कर लें और फिर उस पर स्टिक रहें, फिर आप रिलीजियसली उसको फॉलो करें, फिर आप उससे डेविएट ना करें, ताकि आपने जो टाइम देना है, चाहे वो क्लासेस के साथ हो या चाहे वो सेल्फ स्टडी पे हो, वो टाइम जो है ना वो एसपीएम को मिले। और जब टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव होंगी। अच्छा, कितने आवर्स दें तो ये तो डिपेंड करता है ना आप अगेन, जिस सर ने कहा कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन देखें, और बट आई थिंक मेरे ख्याल से टू स्टार्ट विद एटलीस्ट वीकली, अगर आप मिसाल के तौर पे 8-10 घंटे भी देते हैं शुरू में, तो कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली एसपीएम को जो टाइम दिया जा रहा होता है 1-1.5 महीना दिया जा रहा होता है, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। तो ये ना करें, डेली बेसिस पे करें, और टाइम में क्या क्या करना है वो सर ने भी अप्रोच डिस्कस की, मैंने भी डिस्कस की, उसको आप फॉलो करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सर सवाल आया है, एथिक्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वेश्चन। अच्छा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तो मैं काफी क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, इनफैक्ट मैं एमएसएडयू के भी लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा होता है कि भाई लेवल इसका बढ़ेगा। ठीक है, और इसी सी के भी क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के क्वेश्चन का तो मसला नहीं है। एथिक्स के क्वेश्चन का जो है, बहरहाल ये इसका कंटेंट मेरे ख्याल से हमें देखने की जरूरत है। सर एथिक्स के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास फर्दर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग को और हम रीइंफोर्स करवा सकें। इसकी दैट्स ऑल। प्रैक्टिस पे हम इंशाल्लाह पे फोकस कर लेते हैं। जबरदस्त होगी। और इसके अलावा कोई सवाल है आप लोगों का? देखिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आईकैप हर साल एक सीएफओ कॉन्फ्रेंस करवाता है। उसके साथ आईकैप ने कुछ और कोर्सेज भी निकालना शुरू किए हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम भी शुरू किया है। वो सारी चीज़ें आईकैप क्यों कर रहा है? अब जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है ना, वो सिर्फ एक रिपोर्टिंग तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा। अगर एक सीएफओ के भी रोल की आप बात करें ना, तो बिजनेस उससे मांगता है कि भाई आप बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। सही है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने रिपोर्टिंग भी करनी है, सारी कंप्लाइंसेस भी करनी है, लेकिन आपकी वैल्यू एडिशन क्या है? तो वो चीज़ आपकी
सराउंडिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आई कैप उन चीजों को फॉलो कर रहा है ना, तो वो चीज दुनिया में भी चल रही है कि आपका बिजनेस पार्टनरिंग रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अ फाइनेंस फंक्शन बढ़ता जा रहा है। आप नंबर्स के थ्रू कैसा एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को, जिसकी बेसिस पे वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सके। तो जब ये चीज आप माइंड में रखेंगे कि भाई सब्जेक्ट की भी आगे यूटिलिटी है, इसकी भी एप्लीकेशन है, तो आपका इंटरेस्ट उससे ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। कंपनीज की केस स्टडीज भी आप रेफर कर सकते हैं कि भाई किस कंपनी का ब्लैकबेरी है, उसका डाउनफॉल क्यों आया, नोकिया क्यों मार्केट से वाइप आउट हुआ। वो सारी चीज आपका एसपीएम है, जितने भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि देखें इस पे ना, मतलब जिसे कहते हैं कि हमने पोर्टल पे भी ना चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज की। एक दफा मैं आपको स्क्रीन से एक रन थ्रू कर भी देता हूँ कि आपके सामने स्क्रीन पे आई गेस पोर्टल आ रहा होगा कि हमने जो है वो, ये देखिए पूरा इंट्रोडक्शन का है, फिर यहाँ पे फिर आप देखें चैप्टर वाइज चलिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे, मैं बताता हूँ आपको कि देखें आईकैप का स्टडी टेक्स्ट हमने यहाँ पे इसलिए फॉलो किया हुआ है, मतलब सीक्वेंस वाइज, ताकि अगर आप आईकैप के स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इवन तो काफ़ी क्वेश्चन सर ने और मैंने करा दिए, बट स्टिल आप कहते हो कि नहीं यार मैं टॉपिकल वाइज चलना चाहता हूँ, और ये सीक्वेंस बड़ी ना ऑर्गेनाइज भी है। मतलब इस पे भी हमने एक सेशन आज नहीं डिस्कस किया, मगर नॉर्मली पहले सेशन में डिस्कस करते हैं कि ये सीक्वेंस बड़ी ऑर्गेनाइज बनाएगी। पहले सारे ग्रेड ए के चैप्टर्स आ रहे हैं बुक में, फिर ग्रेड बी के आ रहे हैं, फिर ग्रेड सी के आ रहे हैं, फिर ग्रेड डी के आ रहे हैं, फिर ई के आ रहे हैं। तो हमने भी इसी तरह आप देखें चैप्टर वाइज पर ग्रेड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्या कहते हैं, अपने पोर्टल को, और चैप्टर वाइज जो है वो चीज़ों को लेके गए। जो सर अरीब का एरिया है वो भी हाईलाइटेड है, जो मेरा एरिया है वो भी हाईलाइटेड है, तो वो आपको चीज़ें जो है इंशाल्लाह नजर आएंगी। इनफैक्ट हमने आगे जाके वॉइस नोट पे भी काम किया है, जो सर ने काफ़ी जिसे कहते हैं चैप्टर की समरीज बनाई है, मगर वो अभी अगेन एंड में हमने रखा हुआ है। कुछ एथिक्स, कॉर्पोरेट, वो 17 18 को मिला दिया गया है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में देखें दो एरियाज हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक मैंने अलग रखा हुआ है सेगमेंट, में सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद आईसीडब्ल्यू के भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट MSA 2 लेवल के डाले हुए हैं। और फिर इनफैक्ट नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें जो है वो बड़ी डिटेल लेवल पे हुई हैं। 90 आर्ट्स का हमारा ज़्यादा कोई इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है। और इसके अलावा वॉइस नोट भी हैं। फिर अगर आप देखेंगे ना तो एक हमने एक वॉइस नोट का भी सेगमेंट बनाया हुआ है, जिसमें जो स्पेसिफिक वॉइस नोट्स हैं वो सारी हमने यहाँ रखे हुए हैं। इनफैक्ट वॉइस नोट से पूरी आपकी जो है ना समरीज हो जाती है। ठीक है, ये देखें चैप्टर 3 की समरी है, चैप्टर 2 की समरी है, चैप्टर 1 की समरी है। ठीक है, चैप्टर 1 की डिटेल समरी है। ठीक है, फिर और भी चैप्टर की समरी सर ने रेडी की है, वो हमारी पोर्टल पे अवेलेबल होगी। तो कहने का मतलब है कि यार जस्ट यूटिलाइज इट। ठीक है, और सीबी हो गया है। अच्छा, ये हाँ, ये एक चीज़ रह गई थी सर, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखें जी सर, मैं इसमें भी लास्ट सीबी हो एक दो रहा चीजें है डिस्कस करना चाह रहा था। जी। सीबी पे मैं आपको बताऊं, सर अरीब MSA 1 पढ़ा रहे हैं 2 अटेम्प्ट से, 2 अटेम्प्ट सॉरी काफ़ी टाइम से, और मैं भी MSA 2 काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। पिछली 2 अटेम्प्ट से MSA जो है सीबी हो गया, ये आपकी नॉलेज में होगा, ऐसा ही है। ठीक है, MSA जो है वो सीबी हो चुका है पिछली 2 अटेम्प्ट से। अब अगर हम गौर करें कि यार अगर सीबी हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम बिल्कुल सीबी की कुछ प्रैक्टिस आपको करवा भी देंगे। सीबी का ज़्यादा इशू जो है वो कैलकुलेशन वाले पेपर्स में होता है, इसीलिए वो कैलकुलेशन वाले पेपर्स आप देख रहे हैं हाईकैप जो है डेफर कर रहा है। BFD में पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली, इट सीम्स लॉजिकल कि उसको अभी नहीं करना चाहिए कंप्यूटर पे। ऑब्वियसली इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में भी इम्प्रूवमेंट की ये गुंजाइश है। मगर आपको मैं ये कहूंगा कि यार एक चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये ना हो कि अपना रजिस्टर, जो प्रॉपर रजिस्टर जो आप रिटन प्रैक्टिस है उसको ना छोड़ें। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो रिटन प्रैक्टिस अभी आप रजिस्टर में कर रहे होंगे शुरू के मंथ में, वो आखिर के मंथ में जो रिटन प्रैक्टिस होगी वो फिर कंप्यूटर पे हो जाएगी। बट अभी फील दैट कि इतना वो इशू नहीं है, टाइपिंग करनी सबको आती है, वर्ड सब यूज करना चाहते हैं तो समझे जो वर्ड में आप समझे प्रैक्टिस करते हैं वो एज इट इज सेम है, कोई फॉर्मूला वगैरह आपको यूज नहीं करने। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा, मगर येस बिल्कुल जस्ट आइडिया के लिए हम कुछ क्वेश्चन आपको सीबी पे करवा देंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में जाए तो बिल्कुल आपके लिए जो है वो एलियन फीलिंग ना है कि यार ये मैं कहाँ गया हूँ किस तरह काम कर रहा हूँ। बट हम समझते हैं क्योंकि MSA 1 में सर अरीब 2 अटेम्प्ट से तैयारी करा रहे हैं, मैं MSA 2 में 2 अटेम्प्ट से तैयारी कर रहा हूँ, तो हमें नहीं लगता कि हम एक लिमिटेड एक एक आपको मॉडरेट प्रैक्टिस करा देंगे इंशाल्लाह, जो कि इनफ होगी। मगर आप अभी से अपनी अप्रोच चेंज ना करें, आप अपना रजिस्टर और समरी वगैरह नॉर्मल बनाएं, हार्ड में बनाएं, कोई मसला नहीं है। सीबी से सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ की जो प्रैक्टिस होती है, जो एली पेपर की प्रैक्टिस होती है, वो बस मैं आपको समझता हूँ कि वो आपको सीबी पे करनी हो, प्रैक्टिस पे सॉफ्टवेयर पे करनी होगी। और कुछ हम करा भी देंगे ताकि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है कोई आपको हैसल ना हो, पेपर में जाए तो आप सीमलेसली काम कर सकें। ठीक है जी। जी सर, उसका सेशन थोड़ा अभी शुरू में ही रख लेंगे, ताकि जो आपका थोड़ा सा फेयर है विद रिस्पेक्ट टू सीबी वो भी हट जाए। कि वो नथिंग, क्योंकि आपका क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वो एक पेज से ज्यादा पे जाता नहीं है ना। वहाँ पे आपका स्क्रोलिंग का इशू आएगा। एट अ टाइम आपके पास स्क्रीन सिंपल होगी, जिस तरह आप अपने पास वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, अभी आप समझ लें सीबी एसपीएम के लिए यही है। तो आप उससे परेशान ना हो, और अपनी जो अप्रोच हमने सारी डिस्कस की उसको बिल्कुल चेंज ना करें। वो हम अभी सेशन रख के आपका जो थोड़ा सा फेयर है, किस तरह सॉफ्टवेयर चलता है, वो सारी चीजें भी हम कवर करवा देंगे इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली हार्ड कॉपी मिलेगी, समरीन देखने को ऐसा ही लग रहा है।
और बाकी यार आई थिंक बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि इस पे हम नेक्स्ट संडे ही काम करने का सेशन रख लेते हैं, ताकि जल्दी से काम हो जाए। जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं वो फिर संडे का सेशन भी जरूर अटेंड करें, ताकि फिर प्रैक्टिस नेक्स्ट संडे, ऑब्वियसली कल वाला संडे नहीं, तो हम उसमें कर लेते हैं। बाकी नंबर मेरा नोट कर लें, कोई आपका वैसे सवाल हो उससे रिलेटेड या सर अरीब से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं सर अरीब का भी नंबर आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको सर अरीब से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो। ठीक है, मगर यार एक यकीन के साथ देखें प्लीज, एक लास्ट में बस ये नोट करूँ, एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैं बात कर खत्म करना चाह रहा हूँ। दो बातें करूंगा बस, फिर मैं एंड करता हूँ। पहली बात ये कि आपको पता है कितने लोग क्वालिफाइड हुए इस बार? हाँ, चैट के थ्रू बताएंगे इस बार कितने लोग क्वालिफाइड हुए? 390 लोग क्वालिफाई हुए, 400 लोग क्वालिफाई हो गए ना, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 लोग ही 400 से कम है ना। तो आपको क्या लगता है कि आई कैप क्या 300 समथिंग नहीं, 390, 390? तो आई कैप को क्या लग रहा है कि मतलब अब देखें, आई कैप भी आपको ना इस मामले में क्वालिफाई करना चाहता है। और दुनिया में जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ रही है, आप देख रहे हैं अनक्वालिफाइड लोगों की भी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, और बाहर के मुल्क में बहुत सारे लोग मूव भी कर रहे हैं, और बहुत डिमांड है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं ये सारी बातें इस वजह से कर रहा हूँ कि देखें फ्यूचर जो है ना बड़ा ब्राइट है। थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाती है जब रिजल्ट आता है। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं कि देखें, आप जिस तैयारी कर रहे हैं ना जिस चीज़ की, ये चीज़ आसान नहीं होता। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। मज़े की बात ये है कि इसकी डिमांड जो है और बढ़ेगी। इस मज़े की बात ये है कि अनक्वालिफाइड लोगों की भी डिमांड बढ़ रही है। मतलब मैं बताऊँ इतनी, मतलब क्वालिफाइड की डिमांड तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब अनक्वालिफाइड की डिमांड बढ़ी है तो क्वालिफाइड की कितनी होगी। फिर बाहर भी लोग जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हालत है। फिर फर्म भी आपने देखा है कि बड़ा फैसिलिटेट करिए। तो कहने का मतलब है फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और आई कैप भी देखें आपको क्वालिफाई मतलब इंकरेज कर रहा है। मतलब आप देखें ना कि अगर खुदा ना खाता 2 मिनट के लिए कुछ लोग दिन में होता था आई कैप रोकता है, ये वो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब तो आई कैप आपको खुद कह रहा है कि यार पेपर पास करो, तो पास करने के लिए बैठा है। तो देखें फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मायूसी बड़ी आती है, और ये जब रिजल्ट आते हैं तो हमेशा होती है, होनी भी चाहिए, हमने भी फेस की है कुछ टाइम के लिए। मगर वो मायूसी जो है ना, वो पॉजिटिव मोटिवेशन होनी चाहिए जस्ट। और जैसे सर अरीफ ने कहा कि यार इस वक्त थोड़ा सा हम बात करते हैं ना, लोगों के जहन में असर आ जाता है, लोग सुन लेते हैं हमारी बात। बाद में पूरे सेशन में बात करते रहते हैं, तो उस वक्त जो है वो ऑब्वियसली लोग काम में होते हैं, लोगों की मजबूरी हो रही है, लोग इतनी अच्छे से बात नहीं सुनते हैं। मगर मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि देखें फ्यूचर बड़ा ब्राइट है अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करते हैं तो। और हमें चांस भी नजर आ रहा है, आई के भी फैसिलिटेट कर रहा है, दुनिया भी हमें फैसिलिटेट कर रही है। तो वाई वी शुड डन, जिसे कहते हैं ना कि फोकस ऑन स्टडीज। काम करें, बिल्कुल करें, मगर काम के साथ साथ यार पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप पहचाने जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन से। ठीक है, तो ये एक बात मैंने कर दी कि मोटिवेटेड रहे, कमिटेड रहे, फ्यूचर ब्राइट है। चीजें लोग पास हो रहे हैं, आप भी पास होंगे इंशाल्लाह, आप भी पास होंगे। आई के भी कोई दुश्मनी नहीं है खुदा ना खास्ता हमसे ना। तो इंशाल्लाह हमें भी पास करेगा आई के, सब सबको पास करे। लास्ट में एक बस छोटी सी बात करके मैं क्लास एंड करूंगा, सेशन एंड करूंगा। तो मैं बीएफडी में भी कह रहा था कि यार देखें, मैं जितनी अहमद जो है ना क्या कहते हैं मेहनत कर लूँ, सर अरीब जितनी मेहनत कर लें, आप जितनी मेहनत कर लें, हम जितनी भी मेहनत कर लें ना, जितनी भी मेहनत कर लें, मेहनत इज नॉट अ गारंटी कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, करेंगे, और हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, ठीक है, मेहनत करने के अलावा। मगर हमें इस बात को भी समझना होगा कि यार हमारा ना अल्लाह ताला से भी लिंक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला की मर्जी भी शामिल होनी जरूरी है। तो मैं बस एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि यार हमारे यहाँ बड़ी आसानी से डीमोटिवेशन आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो आपको एक छोटी सी एडवाइस मैं कहूंगा जो कि आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करेगी। ठीक है ना, आपको नेगेटिव जिसे कहते हैं ना कि वाइब से भी बचाएगी, बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी जब आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। दुआ करने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि आप सरेंडर कर देते हैं, आप अपने आप को बता देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला से कहता है कि भाई आप ही हैं सब कुछ। मेहनत जरूर करते हैं मगर साइड में। दूसरी एक आपको वाइब भी बहुत पॉजिटिव आती है, जो जिस वाइब की भी जरूरत है ना हमें, कि यार हम बड़े परेशान हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि यार अल्लाह से लिंक स्ट्रॉन्ग करें, दुआ कंटिन्यूसली करते रहें, दोनों चीज़ों पे बिलीव रखें, मेहनत पे भी बिलीव रखें, दुआ पे भी बिलीव रखें। और सबके लिए दुआ करें, सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करें, अपने कोलीग के लिए भी दुआ करें। ठीक है, और हो सकता है पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। तो बस एक स्मॉल मैसेज के भाई देखें, मेहनत भी करनी है, मगर अपने आप को हमने जो ना थोड़ा सा फ्री भी करना है, अपने आप को फ्री भी करना है, अपने आप को सपोर्ट भी कर देना है कि नहीं यार हम इतनी मेहनत कर लें। यू शुड, जैसे कहते हैं ना कि कंसल्ट टू अल्लाह ताला, एंड उससे आपको साइकोलॉजिकली भी, मैं आपको सीरियस बताने की मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, मुश्किलें भी आसान होती हैं, तकदीर भी बदलती है दुआ से। और आपको भी साइकोलॉजिकली बहुत इसमें जो ना रिलीफ फील होगा। ठीक है, चलिए अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। थैंक यू सर फॉर, जैसे कहते हैं सर वंडरफुल सेशन। आपने बहुत सर बहुत जो है शॉर्ट नोटिस पे, हमेशा सर मैं जो है ना, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपको बड़े शॉर्ट नोटिस पे कुछ फरमाइश कर देता हूँ। दिसंबर 23 के पेपर की फरमाइश मैंने सर अरीब से बड़े शॉर्ट नोटिस पे की थी, रात में लेट नाइट की थी। और सर ने माशाल्लाह बड़ा होमवर्क आपके सामने होमवर्क करके जो है पूरा दिसंबर 23 के पेपर पे ठीक ठाक जो है वो क्या कहते हैं डिस्कशन किया और गाइड किया। थैंक यू सर वंस अगेन। एंड ऑल्सो सर थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला मेरी दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी कामयाब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है पेपर निकलेगा हमारा। बाकी कोई क्वेरी होती है, मेरा नंबर मौजूद है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।